हाय एवरीवन, वेलकम टू शून्य आईएएस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से इंडिया का सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में रिस्पॉन्स आया और कैसे इंडिया के लीडर्स के बीच में आपस में काफी मतभेद थे, काफी क्लैशेस थे कि किस तरह से उन्हें ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था, कैसे आईएनए बना, कैसे पाकिस्तान की डिमांड आई और ये सारी चीजों का पूरा बैकग्राउंड और उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट भी हम आज कवर करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें कवर करते हुए आप ये समझ पा रहे हैं कि ये है आपकी एनसीईआरटी वन शॉट सीरीज, जिसमें हम 6 to 12 सभी एनसीईआरटी बुक्स को कवर कर रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री को हमने लगभग कवर कर लिया है और हिस्ट्री के बिल्कुल एंड पार्ट पे आप आ चुके हो जहां हमें नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स को भी समझना है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जब टाइम था तो ब्रिटिशर्स के लिए गांधीयन पर्सपेक्टिव ये था, या गांधी जी और उनसे जुड़े हुए लोग जो थे वो ये कह रहे थे कि हमें इस मौके का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि देखिए गांधी जी या इस तरीके के जो लीडर्स हैं वो अभी के बारे में नहीं सोचते थे, वो फ्यूचर की भी बात सोचते थे। क्योंकि देखो क्या होता है ना, इंटरनेशनल रिलेशंस और सिनेरियो में जो वर्ल्ड में सभी कंट्रीज होती हैं, चाहे वो ट्रेड एंड कॉमर्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसमें सारे ना इंटरलिंक्ड होते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। आम आदमी को इसकी जानकारी काफी बाद में होती है। जैसे अभी आप आजकल सुनते होगे रोबोटिक्स है, एआई है ना? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम लगभग 5 सालों से काफी सुन रहे हैं, राइट? और अभी तो ये मुद्दा काफी तेज हो गया है, हर जगह उसके वीडियोस बन रहे हैं, रील्स बन रहे हैं, पोस्ट आ रही है, तो आपको ज्यादा ये एआई एआई हर जगह सुनने को मिलता है कि भाई एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की कोई चीज मार्केट में बहुत ज्यादा अपना दबदबा बना रही है। ठीक है, और ये पिछले कुछ 5 सालों में कुछ ज्यादा ही हमें सुनने को मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 5 साल पहले अगर हमने सुना है तो ये 5 साल पहले ही आया, नहीं। ये तो भाई 20 years बैक आ चुका था और इसके जो काम है, इससे जुड़ी हुई जो बातें हैं, वो इससे भी पहले जो इसको बनाने वाले लीडर्स थे वो कर रहे थे, लोग जान रहे थे। तो आम जनता तक जो एक इंफॉर्मेशन पहुंचती है वो 10-15 साल बाद पहुंचती है ना? कोई चीज, जब कोई किसी चीज पे काम किया जा रहा होता है तो कैसे वर्किंग होगी, क्या उसका प्रोग्रेस होगा, आगे वो कैसे डेवलप होगा, उसके बाद उसके क्या इम्प्लीकेशंस आएंगे, ये जो बिग लीडर्स होते हैं टॉप मोस्ट, उनको पहले से ही पता होता है। ठीक है, और वो लोग आम जनता तक उन बातों को रिवील नहीं करते जब तक एक्सपेरिमेंट्स चल रहे होते हैं, जब तक चीजें प्लान आउट हो रही होती है। बट जो अबव हमारे ऊपर के लीडर्स हैं, उन्हें ना 5 साल के बाद क्या होगा इंटरनेशनल रिलेशंस में, वर्ल्ड सिनेरियो में, पॉलिटिक्स में, या जो टेक्नोलॉजी है उसके एडवांसमेंट में, डिफेंस में, इनकी नॉलेज होती है। ठीक है, तो वो इसीलिए वो क्या करते हैं कि वो थोड़ा-सा ना आगे का सोच करके चलते हैं। उनको पता है कि आज तो हम लोग मामला सुलझा लेंगे। हो सकता है आज हम प्रेशर बना करके आज़ादी ले लेंगे या कुछ ऐसा कर लेंगे। लेकिन कल को अगर हमें फिर से ब्रिटेन की ज़रूरत पड़ी या किसी वजह से अगर कहीं भी हमें कोई इंटरनेशनल रिलेशंस या ट्रेड, कॉमर्स में ज़रूरत आई, तो फिर क्या होगा कि हम जो है उस समय काफ़ी परेशान हो जाएँगे, है ना? आपने देखा होगा ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपको कोई इंसान पसंद नहीं है, ठीक है? बट आप उससे दोस्ती बस ऐसे ही निभा रहे हो कि कल को कोई काम आ गया, है ना? या कल को कोई बात हो गई, तो वो मुझे मदद नहीं करेगा। इसीलिए आप सोचते हो कि अगर कोई लड़ाई भी है तो अच्छे से प्यार से बोल करके, बात करके उसको सुलझाया जाए। फ्यूचर का सोच के कई लोग क्या करते हैं ना, बहुत ज़्यादा लड़ते झगड़ते नहीं हैं, है ना? बहुत ज़्यादा रिश्ते जो है खराब नहीं करते हैं अपने आगे के लिए। तो गांधी जी अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहते थे, सिंपल, ठीक है? और वो एक इंटरनेशनल लीडर थे, गांधी जी एक इंडियन लीडर नहीं है, आप समझो। उनको पहले भी बोर वॉर्स में उन्होंने काम किया हुआ था, उनके पास केसरे हिंद का टाइटल था ऑलरेडी, उनके पास जो है अफ्रीका में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी। तो इंडिया में आने से पहले ही गांधी जी ने ना एक वर्ल्ड व्यू लिया हुआ था। तो जो ये वर्ल्ड व्यू है, ये बाकी लीडर्स से उनको अलग करता है। ये समझो, ये ना चीज़ें जो डिटेल्स हैं, ये एनालिसिस है, ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। आप ऐसे सोचोगे कि मैं एनसीईआरटी पढ़ लूँ और समझ जाऊँ, या आप सोचोगे कि मैं एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ लूँ, समझ जाऊँ, तो आप नहीं समझोगे। ये एक एनालिसिस है जो काफ़ी साल की प्रैक्टिस के बाद आपको मिलता है, ठीक है? और वो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप परेशान हो उतना ज़्यादा रिसर्च करने के लिए, बिकॉज़ टीचर्स का यही काम होता है, आपके मेंटर्स का यही काम होता है कि आपकी वो लंबी जर्नी को थोड़ा शॉर्ट कर दिया जाए और आपको वो क्रक्स समझा दिया जाए। तो यहाँ क्रक्स को समझो कि क्यों गांधी जी हमेशा नॉन वायलेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है?
क्यों गांधी जी हमेशा ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं अभी ब्रिटिशर्स के खिलाफ मत खड़े हो जाओ, एकदम से मतलब मोर्चा नहीं। गांधी जी के पास इतना मासेस का सपोर्ट था, वो चाहते तो एक दिन में आर्मी खड़ी कर सकते थे और पूरी तरह से ब्रिटिशर्स को खदेड़ सकते थे, लड़ाई करके आराम से निकाल सकते थे अंग्रेजों को। उनके लिए मुश्किल नहीं था। अगर वो कहते ना कि आज हम सेना बना रहे हैं और आज सारे भारतीय लोग आ जाओ, इकट्ठा हो जाओ और सारे लोग ब्रिटिशर्स को मार डालो, सारे यूरोपियंस को खत्म करो, भगाओ इन्हें, सारे लोग तैयार हो जाते और सब कुछ हो जाता, ठीक है, और रिजल्ट्स भी बिल्कुल पॉजिटिव आते। हालांकि लोगों की जाने जाती, लेकिन उस तरीके से अगर आप देखो तो गांधी जी ने ये किया नहीं। क्यों? क्योंकि यही एक डिफरेंस होता है एक चीजों को एग्जीक्यूट करने के लेवल पर। जब एक लीडर सोचता है वर्ल्ड व्यू को लेकर, और एक लीडर जब सोचता है किसी रीजनल पर्सपेक्टिव में या किसी नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव में। तो क्या गांधी जी नेशनलिस्ट नहीं है? गांधी जी हैं। गांधी जी बिल्कुल एक नेशनलिस्ट लीडर हैं और इंडिया के पर्सपेक्टिव में इंडिया के लिए सोचते हैं, बट जस्ट इंडिया के लिए नहीं सोचते हैं, समझ रहे हो? एक होता है ना इंसान, जैसे वो सबका है और वो पूरे वर्ल्ड व्यू को लेके चलता है। वो ना इंडिया को ग्लोबल लेवल पे लेके आता है पहले और फिर उसकी बात करता है। ये नहीं कि बस अपना देश आगे बढ़ जाए। भाई अपना देश आगे तो बढ़ रहा है, पर बाकियों के कंपैरिजन में कितना बढ़ रहा है? अपने देश को आगे बढ़ने के लिए और किस आस पड़ोस में किस किस की जरूरत है? अपने देश को आगे चलने के लिए और कौन सा वर्ल्ड मास्टर वर्ल्ड व्यू चाहिए? ये था गांधीयन पर्सपेक्टिव। अब जो नेहरू जी हैं या सुभाष चंद्र बोस है, वो दूसरा पर्सपेक्टिव है। उनका सब पर्सपेक्टिव समझो। नेहरू जी का और सुभाष चंद्र बोस जी का जो पर्सपेक्टिव है वो इनिशियली एक जैसा है, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि भाई हमको ना ब्रिटिशर्स का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए, लड़ाई कर दो और पूरी तरीके से इनके खिलाफ खड़े हो जाओ और एडवांटेज उठाओ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो ब्रिटिशर्स बिजी हो रखे हैं उनका एडवांटेज उठाओ और खूब अच्छे से लड़ाई लड़ो, प्रोटेस्ट करो, इतना तंग करो ब्रिटिशर्स को कि वो आपको आजादी देने के लिए मजबूर हो जाए, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस पहले तो नेहरू जी के साथ साथ चल रहे थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस को ये रियलाइज हुआ कि जो एक पॉलिटिक्स होती है ना, उसमें ज्यादा निपुण है नेहरू जी। क्यों? क्योंकि देखो पॉलिटिक्स का क्या मतलब होता है? पॉलिटिक्स का मतलब होता है सबसे पहले डिप्लोमेसी को आप सीखें, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आप अगर बरकरार रहोगे, ठीक है, सरकार में, तभी आप देश को बचा पाओगे, चला पाओगे, कुछ कर पाओगे, कोई नियम, कोई कानून, कोई इम्प्लीमेंटेशन या किसी चीज की पावर आपके हाथ में होगी। जब आपके हाथ में पावर होगी ही नहीं, तो आप कोई काम कर पाओगे नहीं, है ना। मान लो आपका शरीर ही साथ नहीं दे रहा, आपके पास शक्ति ही नहीं है, तो आप कोई काम क्या करोगे? फिर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। ये बिल्कुल वैसा ही होता है। तो पॉलिटिक्स में कई लोग ये बात नहीं समझते। यही चीज सुभाष चंद्र बोस के अंदर आप ये कह सकते हो कि वो पॉलिटिक्स को उस तरीके से नहीं समझते थे जैसे नेहरू जी समझते थे। नेहरू जी को पता था कि कब गांधी जी का साथ देना है, कब गांधी जी से क्या बोलना है, कब कैसे बिहेव करना है, कब डिप्लोमेटिक होना है, कब चुप रहना है, कब बोलना है, कब शांत होना है, क्या इग्नोर करना है, ठीक है। तो वो क्योंकि थोड़ा इन सब चीजों में बहुत निपुण है, तो वो लंबे समय तक टिके रहेंगे और प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस जो है वो डिप्लोमेसी नहीं करते हैं, समझ रहे हो? वो क्या कर रहे हैं? वो सीधी बात करते हैं कि भाई हमको सेना बनानी है और अटैक करना है, ये रोज रोज का प्रोटेस्ट तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। तुम्हें मुझे मारना है, तुम मुझे मार दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आप देख रहे हो, सिंपल स्लोगन एंड सिंपल स्टेटमेंट्स हैं। तो सुभाष चंद्र बोस की जो मेंटालिटी है वो एक बिल्कुल सीधा सीधा सटीक चलने वाली मेंटालिटी है। वो ये नहीं कह रहे कि यहाँ वहां की खूब बड़ी बड़ी बातें हम लोग करेंगे। वो क्या कह रहे हैं कि हमें सबको साथ में लेकर के चलना तो है, लेकिन सीधी बात करो, डिप्लोमेसी की तरह घुमा घुमा करके, है ना, सामने कुछ और है पीछे कुछ और है, ये सब नहीं। इसीलिए उन्होंने सीधा आर्मी बनाई और अटैक करने पहुंच गए, चाहे उसमें मर जाएं, लड़ जाएं, कर जाएं, कुछ भी हो जाए, वो बात की बात। इतना नहीं सोचते थे, बस लड़ना है, अटैक करना है। तो ये एक अप्रोच है, समझो, ये तीनों अलग अलग अप्रोचेस हैं। तो हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इतनी सारी बातों का क्या मतलब है? आपको ये समझना है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो जो आउटब्रेक था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, ठीक है, 1939 में ये हो रहा है। इस समय ब्रिटिशर्स की हालत खस्ता है, क्योंकि ब्रिटेन और जर्मनी दोबारा लड़ रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी ब्रिटेन एंड जर्मनी की लड़ाई थी, इस बार भी वही सेम सिनेरियो है। बट इस बार यूएस से ना थोड़ा सा साइड में पावरफुल होता जा रहा था। वो चुपचाप साइलेंटली ग्रो कर रहा था। यूएसए वाज ग्रोइंग वेरी साइलेंटली।
अब यहाँ क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब 1939 का टाइम है, तो वेराइटी ऑफ रिस्पॉन्स इंडिया के लोगों से आए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कांग्रेस में भी सभी लीडर्स का अपना अपना डिबेट चल रहा था। कुछ कह रहे थे कि भाई इंडिविजुअल सत्याग्रह हम करेंगे, ठीक है, हम अपने लेवल पर अपनी सरकार बनाएंगे, चलाएंगे, रीजनल लेवल पर चीजों को देखेंगे 1940 से 1941 के बीच में। और ये गांधी जी ने लॉन्च किया था कि आप अपना एक इंडिविजुअल लेवल पे अगर खड़े हो सकते हो, लोगों को चला सकते हो, तो सत्याग्रह करो और इसको लेकर के चलो, ठीक है। दूसरा, इसमें आप देखोगे कि जब ये आया इंडिविजुअल सत्याग्रह, तो जैसा इसका रिस्पॉन्स होना चाहिए था या जितना सोचा गया था उस तरीके से नहीं था, थोड़ा हल्का पड़ गया ये। इसके बाद 1942 में कांग्रेस ने क्विट इंडिया मूवमेंट भी लॉन्च किया, जिसे अगस्त रेवोल्यूशन भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अगस्त रेवोल्यूशन, क्विट इंडिया मूवमेंट इज इक्वल टू अगस्त रेवोल्यूशन, ठीक है। तो इसको भी लॉन्च किया। और इस बीच में जब सेशंस हो रहे थे कांग्रेस के, तो एक बात को लेकर के बार बार चर्चा हो रही थी कि ब्रिटिशर्स को अभी इंडिया का सपोर्ट तो चाहिए, वो लोग तो भाई डेडली परेशान है इस चीज के लिए, तो क्यों ना हम उनसे अभी ये लिखवा लें और पहले ही ये वादा करवा लें कि वो इंडिया को इंडिपेंडेंस देंगे, क्योंकि वो लोग ना डॉक्यूमेंट्स में खेलते थे। तो हमने भी समझ लिया कि अब हम भी डॉक्यूमेंट्स में खेलेंगे भाई। आप हमें लिख करके दो कि आप हमें इंडिपेंडेंस दोगे और हमारी कंट्री को छोड़ के चले जाओगे, हमारे पास पूरे अधिकार होंगे। आप ऐसा कोई एक्ट पास करेंगे, तब हम आपको सपोर्ट करेंगे, अपने सोल्जर्स भेजेंगे, फूड ग्रेन सप्लाई, खाना पीना उगाना, हर चीज हम आपको देंगे। नहीं तो हम तो वैसे भी मर रहे हैं, गरीब हैं, है ना। भाई मर तो उसी दिन गए थे जिस दिन एक गरीब के घर में पैदा हुए थे। तो जब गरीबी में है ही और मर ही रहे हैं और जीवन परेशान ही है लोगों का, लोगों के पास तो बेसिक जो नीड्स होती हैं वो फुलफिल करने के तरीके भी नहीं थे, ठीक है। तो जब इतनी गरीबी में हम लोग ऑलरेडी चल ही रहे हैं और जी ही रहे हैं, तो ठीक है, फिर इससे अच्छा मर जाते देश के लिए, है ना। जब आप कह रहे हो ना एक बहुत बुरी तरीके से जीवन को जीना, राइट, और एक बहुत बुरे लेवल पर जीवन को जीते चले जाना और एक परेशानी में जीते चले जाना, उससे बहुत अच्छा है देश के लिए मर जाना, राइट। तो देश के लिए कुछ करके, कुछ बड़े लेवल पे चीजों को ला करके अपनी जान पे खेल करके कुछ भी कर जाना या कर देना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ हम देखते हैं हरिपुरा एंड त्रिपुरी सेशंस को। सुभाष चंद्र बोस जो है यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस थे प्रेसिडेंट ऑफ बंगाल प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, ठीक है। और ये बहुत बड़े लीडर थे, बंगाल में इनका नाम बहुत बड़ा था। ऐसा लगता था कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलेगी, तो यही लग रहा था कि प्रधानमंत्री बनने के ये लायक हैं। तो अब क्या हुआ कि इन्होंने अनाउंस किया था फॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लीग, ठीक है। इंडिपेंडेंस लीग क्या है? ये पूर्ण स्वराज के बारे में ही है कि हम लोग पूर्ण स्वराज के डिसीजन को पूरा इंडोर्स कर रहे हैं और हम एक विंग बना रहे हैं, कांग्रेस की ही एक विंग है इंडिपेंडेंस लीग जो कि काम करेगी, ठीक है, उसी का एक हिस्सा। तो एक सेशन रहा हरिपुरा में 1938 में, जहां पर सुभाष चंद्र बोस को सभी ने मिल करके चुना, उन्हें इलेक्ट किया एज द प्रेसिडेंट, और इंस्ट्रूमेंटल था ये इन द सेटिंग अप ऑफ अ नेशनल प्लानिंग कमेटी लेटर, क्योंकि यहाँ पर ये लोग बाद में आगे के प्लानिंग पर्सपेक्टिव को भी डिस्कस करेंगे। तो बोस यहाँ पे क्लियरली ये चीज समझ में आ रही है कि वो सबके लीडर हैं, एवरीबडी यूज्ड टू लव हिम, एवरीबडी यूज्ड टू बी अटैच्ड विद हिम। तो यहाँ पर इन्होंने एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया कि जो कांग्रेस है वो एक मोरल सपोर्ट देगी उन्हें टू दोज हु वर एजिटेटिंग अगेंस्ट द गवर्नेंस इन द प्रिंसली स्टेट्स। यानी कि जो भी ऐसे लोग हैं जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं प्रिंसली स्टेट्स में कि भाई वो आजादी चाहते हैं या वो प्रिंसली स्टेट्स के हिसाब से नहीं चलना चाहते हैं, कांग्रेस भी उनको मोरल सपोर्ट देगी। यानी कि एक तैयारी जो है ना कि प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मिलाना है या यूनियन के साथ लेकर के चलना है, वो यहीं से शुरू हो गया है, राइट, ये यहीं से शुरू हो चुका है। और आप ये देख सकते हो कि हरिपुरा के अंदर जो चीजें हो रही हैं यहाँ पर, ये इसीलिए चूज किया गया था फॉर द कन्वेंशन बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लगा कि ये जगह सही रहेगी। और नंदलाल बोस जो कि बहुत बड़े पेंटर हैं, उन्होंने एक 7 पोस्टर्स की पेंटिंग बनाई थी इस हरिपुरा सेशन की,
और महात्मा गांधी की रिक्वेस्ट पर ये बना था, क्योंकि एक बहुत बड़ा यादगार सेशन था जहाँ पे बहुत सारी बातें लिखी गई और रखी गई। और फिर इस सेशन के बाद त्रिपुरी में एक सेशन 1939 में हुआ, जहां पर सुभाष चंद्र बोस डिसाइड करते हैं कि वो दोबारा से प्रेसिडेंट के लिए लड़ेंगे और कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनेंगे। लेकिन इस बार गांधी जी खुश नहीं थे उनकी आइडियोलॉजी से, क्योंकि गांधी जी ये देखते थे कि सुभाष चंद्र बोस एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या वायलेंट एक्टिविटीज या मिलिट्री डिफेंस की तरफ जो झुकाव है वो रखते हैं, जो गांधी जी नहीं रखते थे। ठीक है, तो गांधी जी क्या कह रहे हैं कि भाई तुम बिल्कुल एक सैनिक की तरह हमेशा सोचते हो। ठीक है, और जो एक सैनिक होता है वो अपने देश के लिए मरने या मारने में कभी भी पीछे नहीं हटता। तो तुम हमेशा एक सैनिक की तरह सोच रहे हो, ये जरूरी नहीं है कि ये सही है। तो गांधी जी क्या है कि वो ना थोड़ा सा अपनी आइडियोलॉजी को लेकर के स्ट्रिक्ट रहते थे, और नेहरू जी ये बात जानते थे। तो नेहरू जी कभी भी गांधी जी के खिलाफ खड़े नहीं होते थे। वो मोस्ट ऑफ द केसेस में गांधी जी के साथ एक मिलजुल करके काम करना और एक मिली जुली तरीके से हाँ में हाँ मिला करके रहते थे। और सुभाष चंद्र बोस कभी भी हाँ में हाँ नहीं मिलाते थे। तो गांधी जी को लगा कि कहीं ना कहीं उनकी आइडियोलॉजी सुभाष चंद्र बोस के साथ मिल नहीं रही है, और इसीलिए उनका सपोर्ट जो है नेहरू के तरफ था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की तरफ नहीं था। तो सरदार पटेल हो गए, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, इन सब ने सपोर्ट किया उस कैंडिडेट को जो कि गांधी जी के द्वारा उस समय आया था, फेवर्ड था। तो कौन है वो कैंडिडेट? पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया को गांधी जी ने सपोर्ट किया और कहा कि इन्हें हम कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाएंगे। और जो भी बड़े लीडर्स हैं आप देख सकते हैं वो भी इन्हीं को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अगर आप उस कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हो जो गांधी जी फेवर कर रहे हैं जिसे, तो फिर इसका मतलब आप गांधी जी को सपोर्ट कर रहे हो। और अगर आप गांधी जी के अलावा दूसरे तरफ जा रहे हो या दूसरे कैंडिडेट का सपोर्ट है, इसका मतलब आप गांधी जी के खिलाफ हो एक तरह से। तो इनडायरेक्टली यहाँ आप देख सकते हो कि सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी जैसे सभी बड़े लीडर्स ने गांधी जी के साथ ही पट्टाभी सीतारमैया को सपोर्ट किया। ठीक है, अब जो वर्किंग कमेटी थी वो इलेक्टेड नहीं थी बट नॉमिनेटेड थी, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा। तो जब इलेक्शंस हुए प्रेसिडेंट के, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट के पास बहुत बड़ी पावर है, क्योंकि प्रेसिडेंट क्या है कांग्रेस का, वो ना नॉमिनेट करेगा, राइट। बहुत सारे बड़े लेवल पर उसका डिस्क्रिशन है कि वो क्या चाहता है, उसका मन क्या कर रहा है। तो इसीलिए प्रेसिडेंट एक तरीके से बनना आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉर्चुनिटी देता है। किस चीज की? कि आप मेंबरशिप जो है अपनी दिखा सकते हो। ठीक है, मेंबरशिप कौन सी होगी, कौन मेंबर बनेगा, कौन नहीं बनेगा, किस नेचर की लीडरशिप कांग्रेस को चाहिए, क्या कांग्रेस एक सुभाष चंद्र बोस जैसा दिलदार ब्रेव लीडर चाहता है, ठीक है, जो कि सही गलत के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचता है। दूसरी तरफ क्या आपको वो लीडर चाहिए जो कि गांधी जी के नॉन वायलेंस को और आइडियोलॉजी को सोचता है कि अगर हम आजादी लेंगे तो सही तरीके से लेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर आपने ये देखा होगा कि बहुत डिबेट्स होते हैं, एंड आई रिमेम्बर कि इन माय स्कूल डेज एंड कॉलेज डेज डिबेट्स में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था कि अगर आपको कोई चीज गेन करनी है, ठीक है, तो वहां तक पहुंचने के लिए क्या आप कोई सही रास्ता ले सकते हो, या थोड़ा बहुत मिलावट, थोड़ा बहुत अगर कुछ एक्स्ट्रा भी करना पड़े तो सही गलत ना देखते हुए सीधा गोल पे फोकस करना चाहिए, या सिर्फ सही तरीके से ही सही चीज को अचीव किया जा सकता है। क्योंकि गांधी जी का ये मानना था कि अगर आपको कोई सही चीज चाहिए तो वो एक सही तरीके से ही मिल सकती है। अगर आप एक गलत तरीका या उल्टा रास्ता अपनाओगे या कुछ भी ऐसा करोगे जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनलॉफुल है, तो फिर वहां से आपको वो सही गोल अचीव नहीं होगा। फिर आप गलत तरीके से गलत काम करोगे तो गलत ही होगा। बुरे का नतीजा बुरा ही होता है, सही का नतीजा सही ही होता है, ऐसा गांधी जी का मानना था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस क्या कह रहे हैं कि यहाँ सही गलत की बात नहीं है, ये एक देश की आजादी की बात है, जिसमें कि जो भी जैसे भी आपको आजादी दिला सकता है वही सही है। अगर लड़ करके आजादी मिलेगी तो लड़ो, अगर मर करके आजादी मिलेगी तो मर करके लड़ो। ठीक है,
या अगर आपको लगता है शांत होकर के आजादी मिलेगी तो शांत होकर के लड़ो, पर शांति से इतने साल से आप बैठे तो आपको तो आजादी मिली नहीं। इतने समय तक आपने एक मॉडरेट अप्रोच अपनाया, आपने सब कुछ करके देख लिया। अब तो कम से कम अपनी आंखें खोलो और थोड़ा सा अपने आप को बदलो। अगर कहीं बदलाव की जरूरत है तो करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी मासूम की हत्या करो या किसी मासूम की जान ले लो या कोई ऐसा काम करो जिससे दुनिया खतरे में आ जाए, देश खतरे में आ जाए, लोग खतरे में आ जाए। नहीं, हम वो करेंगे जिससे कि हम और सेफ होंगे, राइट? उसके लिए अगर थोड़ा हमें इनिशियल लड़ना पड़ता है तो कोई बात नहीं, लेट्स डू इट। तो सुभाष चंद्र बोस थोड़ा क्लियर थे और वो सीधा बोलते थे, क्योंकि वो बिल्कुल सीधा सीधा बोलते थे। डिप्लोमेसी वो करते नहीं थे ज्यादा, यहाँ वहां के घुमा फिरा के लल्लो चप्पो करने की उनकी आदत थी नहीं। तो फिर वो इसी बात पे गांधी जी के साथ उनका क्लैश शुरू हो गया। अब जो गांधी जी के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहा है, मतलब वो गांधी जी की तरह नॉन वायलेंस को सपोर्ट कर रहा है, और जो सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट कर रहा है वो इसका मतलब कि सुभाष चंद्र बोस के एक ब्रेव और एक यंग अप्रोच को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ सुभाष चंद्र बोस री इलेक्ट हुए, लेकिन उनको जो है रिजाइन करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो रिस्पेक्ट करते थे गांधी जी की। समझिए क्या हो रहा है। सुभाष चंद्र बोस को दोबारा से चुन लिया गया, इतना सब कुछ होने के बाद। महात्मा गांधी जी के कैंडिडेट आए हैं, सरदार पटेल है, राजेंद्र प्रसाद है, जेपी कृपलानी है, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सब लोग खुश हैं। लेकिन गांधी जी के खिलाफ एक इनडायरेक्ट आवाज उठ रही है कांग्रेस में। एक इनडायरेक्ट आवाज कांग्रेस में उठ रही है। एक इनडायरेक्ट तरीके से आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस उनका चेहरा बने, उनको गाइड करे और उनके हिसाब से चलने के लिए तैयार है लोग। लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो री इलेक्ट होने के बावजूद रिजाइन कर देते। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर था। किस चीज का? कि भाई अगर सुभाष चंद्र बोस लीडर बनेंगे, प्रेसिडेंट होंगे, तो गांधी जी फिर कांग्रेस के साथ खड़े नहीं होंगे। और देखो गांधी जी का मतलब क्या है ना, गांधी जी वाज लाइक कि वो जहां से खड़े हो जाते थे ना, जहां पे खड़े हो जाते थे, लाइन वहीं से शुरू होती थी। अगर गांधी जी चाहेंगे तो एक दिन में आर्मी खड़ी कर लेंगे, नई पार्टी बना लेंगे और कांग्रेस पार्टी से अलग हट करके जिस दिन चाहेंगे उस दिन वो एक नया बेस क्रिएट कर लेंगे। उनके पास अलग ही लेवल की पॉलिटिकल पावर थी। ठीक है? तो उनको मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो कांग्रेस ये बात जानती थी कि जिस दिन हम गांधी जी के खिलाफ खड़े हुए उस दिन हम एक अपने लिए कॉम्पिटिटर बना लेंगे। आज जो इंसान हमारा साथ दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है, वो हमारा कॉम्पिटिटर बन जाएगा, उसका अपना बेस बन जाएगा। फिर हम अगर आजादी ले भी लेंगे तो फिर हमें दोबारा उनसे लड़ना पड़ेगा, यानी कि गांधी जी की आइडियोलॉजी और गांधी जी का जो पूरा बेस होगा उससे लड़ना पड़ेगा टू गेट द रियल पावर, राइट? तो इमेजिन करो कि कांग्रेस को इंडिपेंडेंस के बाद पावर चाहिए। ठीक है, वो पॉलिटिक्स में पावर चाहते हैं, वो रूल करना चाहते हैं। अब ये रूलिंग पार्टी तभी तो रूलिंग पार्टी बनेगी ना जब सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स इसी पार्टी में हो। अब गांधी जी अपनी अलग पार्टी बना ले, सुभाष चंद्र बोस अपनी अलग पार्टी बना ले, नेहरू जी अपनी अलग पार्टी बना ले, सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी अलग पार्टी बना ले, तो क्या होगा? फिर ये सारी मल्टी पार्टीज के बीच में वोट्स बट जाएंगे और फिर कोई जीतेगा ही नहीं। फिर क्या होगा? गठबंधन होंगे, ये होगा, वो होगा, सरकार बनेगी, गिरेगी, लड़ाई झगड़ा, क्लैशेस, बहुत परेशानी होगी। ठीक है, एक बहुमत जो होता है वो नहीं आएगा। तो लोग नहीं चाहते थे, ये लीडर्स कभी नहीं चाहते थे कि हम दोबारा से इंडिपेंडेंस के बाद ऐसी किसी कंफ्यूजन में फंसे। सभी लीडर्स एक रहें, इकट्ठा रहें, ठीक है, और एक ही आइडियोलॉजी को फॉलो करें। सब अपनी अपनी अलग अलग ना चलाएं, एक तरीके से एक मन से काम करें। जो हमारा बड़ा लीडर कहेगा हम वो करेंगे। तो गांधी जी का प्रेशर था, गांधी जी थोड़े से दुखी थे इस बात से कि सुभाष चंद्र बोस जो है बार बार जीत जाते हैं, सब लोग उन्हीं की आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग देखो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड थे। और जो पुराने ओल्ड लीडर्स थे, ज्यादातर की डेथ हो चुकी थी, वो सब थे नहीं एक्टिव पॉलिटिक्स में। अब एक्टिव पॉलिटिक्स में था नया खून, यंग लीडर्स। और जो नया खून है, जो यंग लीडर्स हैं, जो यंग ब्लड है, वो चेंजेस चाहता है। वो बहुत ज्यादा स्टैग्नेशन को, कन्वेंशनल मेथड्स को फॉलो नहीं करना चाहता। उसको चेंजेस पसंद है, उसको इंजॉयमेंट पसंद है, राइट? तो आप देखते हैं कि एक रेजोल्यूशन आया, रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय गोविंद वल्लभ पंत, जिसमें कि ये एक फेथ में रीअफर्म कर रहे हैं इन गांधीयन पॉलिसीज
एंड बोस को ये कह रहे हैं टू नॉमिनेट द वर्किंग कमिटी इन अकॉर्डेंस विद द विशेस ऑफ गांधी जी। ये क्या कह रहे हैं कि भाई हमें गांधीयन पॉलिसीज में अपना फेथ अगर दिखाना है तो बोस को हमें जो है ये कहना होगा कि किस तरीके से काम करना है वो गांधी जी के विश के अकॉर्डिंगली होगा। ठीक है, तो बोस जो है वो वर्किंग कमेटी में उन्हीं को नॉमिनेट करेंगे जो कि गांधी जी के विश के हिसाब से हो। तो ये एक जो है रेजोल्यूशन मूव हुआ और गोविंद बल्लभ पंत का ये रेजोल्यूशन गांधीयन पॉलिसीज में अपने विश्वास को जगाते हुए दिखाते हुए आया है। और बोस जो है वो वर्किंग कमेटी को नॉमिनेट कर रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल गांधी जी के विश के अनुसार हो रहा है, बिना किसी ऑपोजिशन के। ठीक है, सारे सोशलिस्ट लीडर्स हों या आपके कम्युनिस्ट लीडर्स हों, हर लीडर, हर तरीके के लोग जो है इस बात से सहमत थे और इन लोगों ने इस रेजोल्यूशन को पास किया। राजेंद्र प्रसाद जो है अब जो है सुभाष चंद्र बोस की जगह खुद आए हैं। तो राजेंद्र प्रसाद बहुत बड़े लीडर थे, आप जानते कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बनते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये हमारे बहुत बड़े लीडर हैं और सुभाष चंद्र बोस ने जब रिजाइन किया तो उनकी जगह राजेंद्र प्रसाद ने ले ली और सुभाष चंद्र बोस ने फिर कहा कि ठीक है, अब जब मैं प्रेसिडेंट नहीं हूं तो मैं अपना खुद का कुछ काम करना चाहता हूं। इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया एट माकुर, उन्नाव में ये एक जगह है। ये एक नई पार्टी थी जो कोई कांग्रेस के अंदर ही काम करना चाहती थी। हालांकि कांग्रेस के अंदर तो काम कर रही है, बट लोगों को ये थोड़ा सा बुरा लग रहा था कि आपको अलग से पार्टी या अपना ग्रुप बनाने की क्या जरूरत है। पर सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि जो कांग्रेस है उसकी जो मेन लीडरशिप है, जो मेन अप्रोच है, वो हमेशा गांधीयन अप्रोच रहेगा और मेरा जो एक पर्सपेक्टिव है वो उसमें मिल नहीं पाता। तो इसीलिए मैं अपने पर्सपेक्टिव के साथ फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहा हूँ। फॉरवर्ड ब्लॉक बना और बोस ने जो है कहा कि हम एक ऑल इंडिया प्रोटेस्ट करेंगे अगेंस्ट एआईसीसी रेजोल्यूशन। ये जो रेजोल्यूशन था कि हमें गांधी जी की हिसाब से वर्किंग कमेटी के मेंबर्स लाने हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का ये रेजोल्यूशन जो है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। तो एक तरीके से आप अपनी ही पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए। जब आप अपनी ही पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए तो जो वर्किंग कमेटी थी वो क्या करेगी, उन्होंने रिमूव कर दिया। उन्होंने रिमूव कर दिया सुभाष चंद्र बोस को उनकी पोजीशन से और बंगाल के अंदर जो उनकी प्रेसिडेंट की प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी की पोजीशन थी वहां से उनको हटा दिया। तो पहले तो प्रेसिडेंट के रूप में, कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने खुद रिजाइन किया। ठीक है, गांधी जी का प्रेशर था इसीलिए उनको रिजाइन करना पड़ा। और अब वो बंगाल की जो कमेटी है उसके प्रेसिडेंट भी नहीं रहे हैं, यानी कि बंगाल जो कि उनका अपना प्रोविंशियल इलाका था, बंगाल प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, वहां के वो प्रेसिडेंट भी अब नहीं रहे। और उनको ये भी कहा गया कि कांग्रेस के ऑफिस में 3 साल तक वो किसी भी पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकते, यानी कांग्रेस में काम नहीं करेंगे। 3 साल तक के लिए उनको बैन कर दिया गया। तो सुभाष चंद्र बोस जो हैं, ये क्लियर हो गया था कि अब वो कांग्रेस के साथ तो काम नहीं कर पाएंगे और 3 साल तक तो वो इंतजार करेंगे नहीं, है ना। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे किसी से कोई रिश्ते अपने सुधारने नहीं है, मैं अपना काम करूंगा, मैं अपने हिसाब से प्रोटेस्ट करूंगा। वो प्रोटेस्ट उन्होंने किया भी, फॉरवर्ड ब्लॉक को वो आगे लेकर के गए, उनको अरेस्ट भी कर लिया गया। जैसे तैसे वो जेल से बच निकले छुप छुपा करके। ठीक है, जेल से वो निकलने के बाद, ठीक है, उन्होंने जो है एक बहुत लंबा रास्ता तय किया जिसमें कि वो जर्मनी गए, हिटलर से मिले, उसके बाद फिर वो जापान गए, फिर उन्होंने जो है आईएनए का अपना एक बेस बनाना शुरू किया और उसके बाद अपनी आर्मी को तैयार करके अटैक भी किया। ठीक है, तो इसको समझो कि ये एक बहुत बड़ी जर्नी है। तो सुभाष चंद्र बोस ने किस तरह से आईएनए बनाया और फिर वो क्यों आईएनए को लेकर के आए, कैसे अटैक हुआ और कैसे वो पकड़े गए, वो सारी बातें हम लोग करेंगे। लेकिन पहले ये समझो कि क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारा नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स आ रहा है। तो कांग्रेस के जो लीडर्स थे उन्होंने क्या कहा कि भाई हम कॉर्पोरेट करेंगे, हम जो है कॉर्पोरेट तभी करेंगे अगर आप हमें आजादी दोगे। अगर ब्रिटिशर्स हमें आजादी देंगे तो हम लोग जेन्युइनली आपको सपोर्ट करेंगे। और अभी इमीडिएट सेटअप में क्या कर रहे हैं हम लोग कि अभी जब तक गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर पा रही है तब तक तो हम आपको सपोर्ट कर ही रहे हैं, कोई बात नहीं, आप सोच लो, लेकिन हाँ, आजादी आपको देनी पड़ेगी। तो इमीडिएट सपोर्ट आपको कांग्रेस का मिलेगा। तो कांग्रेस ने सपोर्ट किया ब्रिटिश सरकार को। 1 सितंबर 1939 को जो वर्ल्ड वॉर 2 है वो शुरू हुआ और ब्रिटिश
जो है वो डिक्लेयर करते हैं कि इंडिया का सपोर्ट उनके पास वॉर के लिए आ चुका है। ठीक है, तो एक तरह से उन्होंने इंडिया के लोगों से पूछे बिना, इंडिया के लीडर से पूछे बिना ही इंडिया का सपोर्ट डिक्लेयर कर दिया। उनके हिसाब से ये क्लियर था कि वो सपोर्ट कर रहे हैं। 10th से 14 सितंबर के बीच में 1939 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई वार्धा में। ठीक है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की इस मीटिंग में हम देखते हैं कि बहुत अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए। गांधी जी जो है वो कहते हैं कि भाई अनकंडीशनल सपोर्ट हमें ब्रिटिशर्स का करना चाहिए, पर बोस कहते हैं कि भाई इसी चीज का तो फायदा उठाओ, अभी तो वो लोग बिजी हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो क्यों ना हम अपनी आजादी छीन लें और मास मूवमेंट करें। और नेहरू क्या कह रहे हैं? नेहरू कह रहे हैं कि भाई जस्टिस तो तभी होगा जब हम लोग ब्रिटेन के साथ में चलें, लेकिन ब्रिटेन की जो इंपीरियलिस्ट पावर है, तो उसके अंदर अगर हम लोग ये सपोर्ट करेंगे कि हाँ ब्रिटेन को हम सपोर्ट कर रहे हैं और हमें वो आजादी दे रहा है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ब्रिटिशर्स की इंपीरियलिज्म को हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम ब्रिटिशर्स के इंपीरियलिज्म के साथ नहीं है। यहाँ पे ब्रिटेन वॉज इंपीरियलिस्ट पावर, इसके पास कोई भी तरीके से अगर इंडियन पार्टिसिपेशन आ रहा है तो वो तब तक नहीं आना चाहिए जब तक वो खुद भारत को आजादी देने के लिए तैयार है ना? वरना ये तो एक तरीके से ये हो जाएगा कि हम ब्रिटिशर्स की कॉलोनियल आइडियोलॉजी के साथ हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ब्रिटेन की डिफिकल्टी का एडवांटेज मत उठाओ, इमीडिएटली अभी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या इमीडिएटली अभी मास मूवमेंट मत करो, इतनी जल्दीबाजी मत करो। ठीक है, लेकिन हाँ ब्रिटेन के ऊपर प्रेशर बनाओ कि वो हमको आजादी देंगे, तभी हम उनको सपोर्ट करेंगे। राइट, तो आप ये देख सकते हो कि नेहरू जी कितने आराम से सोच समझ के स्लो डिसीजन मेकिंग करते थे। स्लो मतलब कि सुभाष चंद्र बोस के मुकाबले थोड़ा स्लो थे। इसीलिए हमें यहाँ पे एक बात समझनी है कि कभी कभी डिपेंड करता है कि जल्दीबाजी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कुछ चीजों में हसल करना जरूरी होता है, जल्दीबाजी जरूरी होती है, सेंस ऑफ अर्जेंसी जरूरी होती है। कुछ चीजों में आप अगर डिसीजन टाइम पे नहीं लोगे तो बहुत बुरा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ चीजों में हमें टाइम देना होता है हील होने के लिए, और अपने डिसीजन को अनाउंस करने से पहले आपको कुछ बातें होती हैं जो समझनी होती हैं, समझनी चाहिए, और तभी अगर आप वो काम करो तो फिर अच्छा रहता है। यहाँ यही चीज नेहरू जी समझते हैं और इसीलिए वो कह रहे हैं कि ठीक है, हम इंडियन पार्टिसिपेशन तो नहीं देना चाहते, लेकिन तभी हम देंगे अगर आप आपको फ्रीडम दोगे, ब्रिटेन अगर हमको फ्रीडम देगा। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक रेजोल्यूशन लाया। जब उनको कोई आजादी के रिलेटेड कुछ दिखा नहीं कि ब्रिटेन से सपोर्ट मिल रहा है या ब्रिटिशर्स कोई प्रॉमिस कर रहे हैं, जब उनके पास कोई प्रॉमिस नहीं आया तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो आपके साथ कोई भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं। कब तक नहीं करेंगे? जब तक फ्रीडम जो है आप हमें ना दे दें। तो गवर्नमेंट को ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि भाई आप वॉर लड़ क्यों रहे हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हो रही है वो क्यों हो रही है, ये किस बात की लड़ाई हो रही है। तो अगर ब्रिटेन जो है डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहा है, फ्रीडम के लिए लड़ रहा है, तो वो अपने इंपीरियलिज्म को भारत में खत्म करके इसे प्रूव कर सकता है ना। भाई अगर आप इंपीरियलिज्म के खिलाफ हो और आप इंडिया के साथ में सचमुच में आना चाहते हो, भारत के लोगों का भला चाहते हो, अच्छा चाहते हो, तो वो इसी बात से क्लियर हो जाएगा कि अगर आप भारत को आजादी दे रहे हो। पर अगर आप आजादी नहीं दे रहे हो और अगर आप फुल डेमोक्रेसी इंडिया में नहीं ला रहे हो, तो ये बात क्लियर है कि आप तो कॉलोनियल नेचर बरकरार रखोगे और आपको कोई हक नहीं बनता कि आप भारत के लोगों से सपोर्ट मांगे। राइट, तो अगर आपको भारत के लोगों का सपोर्ट चाहिए, अगर आप भारत के लोगों से सपोर्ट मांग रहे हैं, अगर आप इतना ही जो है चाहते हैं कि हम आपके साथ रहें, आपको मदद करें, आपको हेल्प करें, तो ठीक है, आप इसके लिए हमें पहले आजादी की गारंटी दीजिए। बिना गारंटी के हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, बिना गारंटी के आपके साथ हम खड़े नहीं होंगे। ठीक है, ये बातें जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रेजोल्यूशन में आ गई और इंपीरियलिज्म को एंड करना ही एक सॉल्यूशन अब ब्रिटिशर्स के सामने था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया, जिसकी वजह से भारत के लीडर्स का प्रेशर बढ़ता गया। अब क्या होगा, ध्यान से देखो।
ब्रिटिशर्स प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं कि वो आजादी देंगे और कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रही है ब्रिटिशर्स का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि कांग्रेस कहती है कि पहले आजादी दो, पहले बताओ, तभी हम तुम्हारे साथ आएंगे, है ना। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि अगर आपको रिलेशन रखना है तो ये आपको बताना पड़ेगा कि आगे आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं। ठीक है, आगे आपका प्लान क्या है, क्या चाहते हो, क्या करना है, क्या नहीं करना है, पहले वो सब बता दो। कल को ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम तो भाई ड्रेन हो जाएं, हम आपके सपोर्ट में परेशान हो जाएं और आप हमें आजादी भी ना दें। तो हमें धोखा नहीं मिलना चाहिए। ये बात इंडिया के लीडर्स की अपनी जगह सही है। तो अब इस प्रॉब्लम में एक डेडलॉक हो गया। क्या डेडलॉक हुआ कि जो ब्रिटेन है उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे भारत के लोगों का सपोर्ट ले और बिना आजादी दिए वो कैसे मिले, क्योंकि बिना आजादी के तो प्रॉमिस के तो भाई लोग तैयार नहीं थे काम करने के लिए। तो अब ब्रिटिशर्स के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उन्होंने इसका जवाब दिया डोमिनियन स्टेटस के प्रॉमिस के साथ। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हें अगर आजादी चाहिए तो हम तुम्हें स्वराज दे देंगे, तुम हमें अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करो। बहुत लंबा जो है स्ट्रगल रहा, बहुत टाइम तक उन्होंने कोशिश की नेगोशिएशन करने की, लेकिन जब कुछ सामने नहीं आया तो अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स ने यही कहा कि देखो, लड़ झगड़ के ऐसे कोई फायदा नहीं है, हम आपको डोमिनियन स्टेटस देने के लिए तैयार हैं, हम आपको सेल्फ रूल स्वराज देने के लिए तैयार हैं, आप अभी के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का साथ निभाए। तो इंडिया के लीडर्स ने और स्पेशली जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये आप शायद भूल रहे हैं कि हमने अपने डिमांड में डोमिनियन स्टेटस की बात करना बहुत पहले ही छोड़ दिया था। हम तो डोमिनियन स्टेटस के बारे में कुछ कह ही नहीं रहे आपको, और डोमिनियन स्टेटस हमको चाहिए ही नहीं। हमको तो पूर्ण स्वराज चाहिए। आप हमें स्वराज दे रहे हो, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। आप हमें सेल्फ रूल दे रहे हो, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। आप हमें डोमिनियन स्टेटस जो दे रहे हो वो हमें नहीं चाहिए। हमको तो डेमोक्रेसी चाहिए, फुल्ली स्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी जो हमारे हिसाब से चलेगी, जो भारत की सरकार भारत के लोगों द्वारा बनी होगी। वी द पीपल ऑफ इंडिया विल मेक इट एंड वी विल गिव ourselves दिस कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई ये भारत के लोगों ने ही हमने बनाया है हमारे हिसाब से। हम किसी और के दिए हुए संविधान को या किसी और के दिए हुए कानून को फॉलो नहीं करने वाले। तो यहाँ पर जब डेडलॉक बढ़ता गया है ना, बहुत टाइम तक मतलब कोशिशें चलती रही और नहीं जब कोई रास्ता समझ में आया, तो क्विट इंडिया मूवमेंट ही एक आखिरी सॉल्यूशन था भारत के लोगों के सामने। कि उनको ये पता चल गया कि देखो, ये तो अपनी तरफ से मानेंगे नहीं, है ना। जो ब्रिटिशर्स थे वो तो तैयार ही नहीं थे, वो डोमिनियन स्टेटस से आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। पहले तो डोमिनियन स्टेटस भी नहीं दे रहे थे, काफी महीनों तक तो बहुत नेगोशिएशन और लड़ाई झगड़ा डिस्कशन बातें फाइलें चली, खूब मतलब प्रोटेस्ट हुआ, और उसके बाद जैसे तैसे वो डोमिनियन स्टेटस तक पहुंचे। तो जब डोमिनियन स्टेटस तक वो पहुंचे हैं तो वो बहुत देर में पहुंचे हैं। तब तक तो डोमिनियन स्टेटस की डिमांड ही हमारी खत्म हो चुकी थी। हमने बोला कि अब हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। हम स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम डोमिनियन स्टेटस के लिए नहीं लड़ रहे हैं भाई। और हम क्या करेंगे डोमिनियन स्टेटस का जब हमारे पास कोई रियल पावर होगी ही नहीं। हमें फुल कंप्लीट पावर, फुल कंप्लीट कंट्रोल इंडिया का चाहिए। ये बात क्लियर कर दी थी सभी इंडियन लीडर्स ने। तो अब यहाँ पर लिंगलिंगदो का स्टेटमेंट आया। लिंगलिंगदो का जो स्टेटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 17 अक्टूबर 1913 में ये आया है, जब देख सकते हैं आप कि ब्रिटिशर्स फंसे हुए हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीचों बीच। इस लड़ाई के बीच जब वो फंसे हुए हैं, तो इस बीच मझधार में उनको कौन चाहिए? उनको इंडिया का सपोर्ट चाहिए। तो वो क्या कह रहे हैं कि ठीक है, उन्होंने मुस्लिम लीग को यूज करने की कोशिश की और प्रिंसेस को भी कांग्रेस के खिलाफ यूज करने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, इंडिया का मतलब जो है सिर्फ कांग्रेस नहीं है। इंडिया में कांग्रेस के अलावा सिख कम्युनिटी है, मुस्लिम लीग है और बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स हैं, राजा रजवाड़े हैं। तो क्यों ना हम उनको
थोड़ा सा उकसाएं और उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश करें। उनको कहीं न कहीं उनके साथ मिल कर के कुछ ऐसी डील करें कि वो हमारा सपोर्ट कर दे। अगर ब्रिटेन को 30% इंडियन लीडर्स का सपोर्ट मिल जाए या 30% इंडिया का सपोर्ट मिल भी जाता है, मान लिया कि 70% कांग्रेस के साथ है, तो भी काफ़ी हो जाएगा, है ना? काम तो बन ही जाएगा। तो उन्होंने सपोर्ट के लिए सबको लालच देना शुरू किया। जैसे मुस्लिम लीग को लालच दिया कि तुमको हम ऐसा देंगे, वैसा देंगे, है ना? पाकिस्तान ये वो, बहुत सारी बातें उनके दिमाग में डाल दी। और ऐसी ही बातें उन्होंने बहुत से राजा रजवाड़ों के दिमाग में भी डाल दी। इसीलिए जब आप कभी आपने नोटिस किया होगा आजकल बहुत सारी सीरीज़ आ रही हैं, तो आप कभी देखना किसी भी सीरीज़ में ये एक बहुत कॉमन चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि ज़्यादातर जो राजा रजवाड़े थे ना, वो इंडिपेंडेंस के टाइम पर बहुत खुश नहीं थे। दे वर नॉट वेरी हैप्पी। कई सारे ऐसे राजा रजवाड़े थे जो कि बड़े खुश हो गए थे इस बात से कि यार देखो हम राजपाट भी हमें ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा, बहुत हमें दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता। ब्रिटेन अपने आप ही सब कुछ सँभाल रहा है और हम अपना राज भी कर रहे हैं। तो अपना मतलब वो इतने कम्फर्ट ज़ोन में जा चुके थे कि वो इससे निकलना नहीं चाहते थे और वो अपने पावर्स को या अपने इस नेचर को बदलना नहीं चाह रहे थे। लेकिन अब टाइम आया है जब उन्हें डिसीजन लेना था। तो क्या होगा इसे समझते हैं। पहले आप ये लिख लो, ये वाला फर्स्ट पॉइंट, लिंगदों स्टेटमेंट केम इन October 17, 1939 where they tried to use the Muslim League and princes against the Congress. Please write down this line. Let me have some water. मैं जरा पानी पी लूं। और सभी लोग कमेंट्स में थोड़ा सपोर्ट दिखाएं। ठीक है, कैसी लग रही है आपको क्लास, क्या क्या आपको और इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्या क्या आप चाहते हो। और देखो अभी हम लोग लाइव क्लासेस नहीं ले रहे हैं काफ़ी टाइम से, बिकॉज मुझे लगा कि लाइव क्लासेस में आप लोग जो है टाइम पे नहीं आ पाते थे और कई बार मैंने ये नोटिस किया कि लाइव क्लासेस में हमारी ऑडियंस कम थी। तो हमने सोचा कि चलो हम इसको रिकॉर्डिंग में डाल के देखते हैं। तो अभी आपको रिकॉर्डेड सेशंस में कंटिन्यू करना है या लाइव सेशंस में, ये भी आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है? और क्लासेस के बारे में फीडबैक भी आपको देना है। जस्ट गिव मी अ ब्रेक ऑफ 1 मिनट। ओके, सो आई होप आपने ये फर्स्ट लाइन अपनी लिख ली है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब तक हमने ये देखा कि हमारे जो मुस्लिम लीग और प्रिंसेस हैं, उन्हें कांग्रेस की तरफ खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। तो जो ब्रिटिश वॉर एम है, वो क्या थे? उन्होंने बोला कि देखो आप ये जानना चाहते हो ना कि लॉन्ग टर्म हमारा क्या गोल है? हम क्यों सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ रहे हैं? तो हम अग्रेशन को रोकने के लिए लड़ रहे हैं। कौन सा अग्रेशन? जर्मनी का अग्रेशन। क्योंकि जर्मनी अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए, हिटलर अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए
अपनी पावर को बढ़ाने के लिए बिल्कुल पागलपन पे उतर आया है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करेगा, कैसे करेगा। तो इसीलिए ब्रिटिश वॉर एम्स जो है इज टू रेजिस्ट अग्रेशन, और जितने भी इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं दे आर टू बी कंसल्टेड टू मॉडिफाई 1935 एक्ट फॉर फ्यूचर। यानी कि ये कह रहे कि जितने भी हम इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी कम्युनिटी हो, उसको हम जो है कंसल्ट करेंगे, ठीक है? उनसे बात करेंगे कि क्या मॉडिफिकेशन उनको चाहिए, या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हम लेकर के आए हैं उस हिसाब से अगर कोई कानून उनको बदलना है तो हम बात करेंगे, हम उनकी जो है राय लेंगे। और इमीडिएटली एक कंसल्टेटिव कमेटी आएगी जो कंसल्ट करेगी सभी से, ताकि एडवाइस जो हैं लिए जा सकें, एडवाइस दिए जा सकें, एडवाइजिंग फंक्शंस हो सकें, और सबसे जो जो कानून में बदलाव करना है, क्या बदलाव करना है, क्या नहीं करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये सब डिस्कस किया जाएगा। और कांग्रेस का जो रिस्पॉन्स है वो इसमें क्या आया कि जब लिंगलिंगटोस का स्टेटमेंट आया तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। आप जानबूझ करके हमारे देश को बाँटने की कोशिश करते हो। हम आपसे माँगते हैं आज़ादी। आप कभी पाकिस्तान, कभी मुस्लिम, कभी हिंदू, सिख, ईसाई, ऐसी लड़ाइयों में हमें फँसाने की कोशिश करते हो, जिससे जानबूझ करके कभी प्रिंसली स्टेट्स का नाम ले लेते हो, कभी कोई और नाम लेकर के आप हमें लड़वाते रहते हो। सब लोगों देखो पावर तो चाहिए, है ना? इंसान है। इंसान को अगर आप कोई लालच दिखाओगे, कोई पावर दिखाओगे कि भाई तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, तुम्हारे पास ऐसी शक्ति आ जाएगी, तो इंसान के मन में 100 तरीके के विचार आएँगे, है ना? फिर ऐसे में जो इंसान है, वो काफ़ी कुछ सोचने की कोशिश करेगा, काफ़ी कुछ करने की कोशिश करेगा। तो कांग्रेस का रिस्पॉन्स अगर हम देखें तो नो इंडियन सपोर्ट टू वॉर, ठीक है? इसने कहा कि भई नहीं, हमें तो नहीं करना। और कांग्रेस की जो मिनिस्ट्रीज़ थी इन प्रोविंसेस, उन लोगों ने सबने रिज़ाइन करने की बात कह दी कि भई हम तो अ, दोबारा से इलेक्शन में लड़ के जीत ही लेते हैं, और हम जीत के आए थे, पर हम रिज़ाइन कर रहे हैं। हमें इस सरकार की टी-टप्पड़ सुननी ही नहीं है। और तो और कहा कि हम कोई मास स्ट्रगल तो नहीं लॉन्च कर रहे हैं अभी इमीडिएटली, बट वी आर प्लानिंग, हम कुछ प्लान करेंगे। रामगढ़ कांग्रेस सेशन हुआ, जो कि 1940 में हुआ था। प्रेसिडेंट थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। इसमें इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया और कहा कि हम लोग एप्रोप्रिएट टाइम और सर्कमस्टेंसेस देख करके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करेंगे। तो उसकी घोषणा कर दी गई। और फिर पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो है वो आया था लाहौर में मार्च 1940 में, जो कि ग्रुपिंग हो रही थी ज्योग्राफिकली कंटीजियस एरियाज की, जहां मुस्लिम्स जो है मेजोरिटी में थे। तो ये कहा गया कि भाई जिन राज्यों में 70% से ज्यादा जनता मुस्लिम है, ठीक है, 70% पॉपुलेशन या उससे अधिक पॉपुलेशन मुस्लिम है, तो उसको हम एक अलग एरिया में ज्योग्राफिकली डिवाइड करके उसकी पावर्स को, उसके इम्पोर्टेंस को देख सकते हैं। तो ये जो आपका नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट का एरिया था, और आपका पूरा वो वाला एरिया था जिसमें कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस है, मतलब टुडे जो आज पाकिस्तान का हिस्सा आप देख रहे हो, या बांग्लादेश में भी, तो ईस्ट में तो बांग्लादेश वाला हिस्सा आ जाता था, उनको ये पाकिस्तान बनाना चाहते थे। तो जिन्ना ने दो जो है नेशन की थ्योरी, टू नेशन थ्योरी प्रपाउंड की, और कहा कि भाई हम लोग एक कंट्री हो ही नहीं सकते। अगर हमें आजादी मिलती भी है तो हम फिर भी एक साथ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हिंदुओं और मुस्लिमों की जो एक विचारधारा है, और जो उनकी ज़रूरतें हैं, या उनका जीने का तरीका है, वो अलग है। जिन्ना के हिसाब से हिंदू और मुस्लिम के खून का रंग अलग-अलग है, जो कि काफ़ी मुझे हँसी आती है ये सोच करके कि किस तरह से ये जस्टिफ़ाई हो रहा है। क्योंकि देखो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, या किसी भी तरीके के, किसी भी धर्म के, किसी भी जगह के लोग जो हैं, अल्टीमेटली पहले तो वो इंसान है। ठीक है? जेंडर को भी मत सोचो। मैं तो कहती हूँ आप महिला या पुरुष की बात भी मत करो। ठीक है? डोंट टॉक अबाउट एनी जेंडर। सिंपली एक ह्यूमन, एक इंडिविजुअल, सबसे पहले वो एक इंसान है। एज़ एन इंडिविजुअल उसकी कुछ नीड्स, उसकी कुछ डिमांड्स, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स, उसकी कुछ बातें होती हैं। कुछ उसके नेचुरल राइट्स होते हैं, कुछ उसके नेचुरल नीड्स होते हैं। एक इंसान की जो बेसिक नीड है, रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है? हर इंसान क्या चाहता है कि पहले तो उसकी बेसिक नीड रोटी, कपड़ा, मकान पूरी हो जाए।
कम से कम इतना उसके पास पैसा हो कि वो रोटी कपड़ा मकान उसके पास हो और वो बना सके, ठीक है। दूसरी नीड क्या होती है कि उसमें उसको क्वालिटी अच्छी मिले, ठीक है। अच्छी क्वालिटी अगर आ जाए, अच्छी क्वालिटी का खाना, अच्छे क्वालिटी का घर, अच्छे क्वालिटी में अगर वो है, तो उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर अच्छी हो जाए, तो वो उसमें खुश होता है। उसके अलावा और उसको क्या चाहिए कि वो अपने धार्मिक रूप से स्वतंत्र रहे, ठीक है। उसका धर्म है, उसके पर्सनल कुछ भी रीजंस हैं, पर्सनली वो क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, उसके पर्सनल फ्रीडम उसके पास होनी चाहिए, रिलीजियस फ्रीडम उसके पास होनी चाहिए। ये सारी चीजें भारत का संविधान आपको दे रहा है ना। आपका भारत का जो संविधान है वो आपको ये सब कुछ दे रहा है, आपको पर्सनल फ्रीडम दे रहा है, आपको हर चीज की गारंटी मिल रही है भाई। तो फिर आपको क्या चाहिए? आप किस चीज के लिए पाकिस्तान बना रहे हो? हिंदुओं और मुस्लिमों के खून का जो रंग है वो अलग अलग तो नहीं है। यही हिंदुओं को भी चाहिए, यही मुस्लिमों को भी चाहिए भाई। बेसिक नीड्स चाहिए, अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए, अच्छे राइट्स चाहिए, नेचुरल राइट्स चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, आपके कल्चर की रिस्पेक्ट है, आपके लैंग्वेज की रिस्पेक्ट है, आप किसी भी धर्म से आ रहे हो आपकी रिस्पेक्ट है, क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। और आप देखो हिंदुओं का दिल इसमें बहुत बड़ा है, वो इसको हिंदू कंट्री बना सकते थे पर नहीं बनाया, जबकि हिंदू मेजोरिटी में किसी भी कंट्री में आप देख लेना, ज्यादातर जिन भी कंट्रीज में जो मेजोरिटी पॉपुलेशन होती है उसी के नाम पे उस कंट्री का संविधान अपना धर्म डिक्लेयर कर देता है। बट हम कहते हैं कि नो, वी आर सेकुलर। हम सिंपली ये बात कह रहे हैं कि हम अपने देश में ये बात ला ही नहीं सकते ना, क्योंकि हमारा जो देश है वो वैरायटी से बना हुआ है, ठीक है। ये कोई एक सिंगल डिश नहीं है जिसमें आप कहो कि भाई ये ऐसा ऐसा चलेगा, राइट। ये एक थाली है, कॉम्बो पैक है, इसके अंदर सब कॉम्बिनेशंस के अपने अपने फ्लेवर्स हैं। आप सारे फ्लेवर्स अगर मिला लोगे तो उससे एक नई रेसिपी तैयार नहीं होगी, बल्कि सारी की सारी जो अलग अलग चीजों का टेस्ट है वो खराब हो जाएगा, हर टेस्ट आप खो दोगे। क्योंकि देखो हर कल्चर की अपनी ब्यूटी है, अपना आर्ट है, अपनी भाषा है, संस्कृति है, गाने हैं, खाना पीना, लोगों का तरीका, सब कुछ है। तो वो उसको अपनी जगह पे रहने दो। पर वो अगर सब लोग एक साथ मिलकर के एक देश का हिस्सा बनेंगे तो ये एक ऐसी थाली है जिसके अंदर हर तरीके का फूड आइटम है और हर तरीके से आपको संतुष्ट कर रहा है। तो वो चीज जो है देश का निर्माण करती है। ये टू नेशन थ्योरी जब जिन्ना ने दी तो ये एक तरह से आग लगाने वाली बात थी। और आग तो लगी गई है। देखो कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर आप ये चीज जब बोल रहे हो कि भाई इंडिया अकेला एक देश नहीं है, इसके अंदर दो देश रहते हैं, एक मुस्लिमों का देश, एक हिंदुओं का देश, ऐसा जब जिन्ना ने कहा, हालांकि ये गलत है, क्योंकि अगर आप देखो तो फिर तो इस हिसाब से सिख भी रहते हैं हमारे देश में, ईसाई भी रहते हैं हमारे देश में जैनीज भी रहते हैं बहुत सारे, है ना। हमारे देश में ऐसे भी बहुत लोग हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और मैं तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन की अगर बात करूं, आज का जो हमारा मॉडर्न टाइम है, मैं तो कहती हूँ मैक्सिमम लोग हैं हमारे देश में जो किसी धर्म को नहीं मानते, क्योंकि वो जिस भी धर्म से जुड़े हैं वो अपने पेरेंट्स की वजह से या अपने रिश्तेदारों की वजह से जानते हैं कि ये मेरा धर्म है, बट इन रियलिटी वो उसको फॉलो नहीं कर रहे जिस तरीके से उनको फॉलो करना चाहिए। जो मतलब तरीके होते हैं पूजा पाठ के या डोनेशंस के या आना जाना, कहीं पे भी नहीं। मैंने बल्कि ये देखा है जिस तरीके का ट्रेंड आजकल चल रहा है, मैंने तो ऐसा देखा ट्रैवलर्स मंदिर भी जा रहे हैं, मस्जिद भी जा रहे हैं और गुरुद्वारे भी जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं, इस भगवान की भी पूजा कर लेते हैं, उस भगवान की भी पूजा कर लेते हैं और इस आर्ट को भी प्रेज करते हैं, उस आर्ट को भी प्रेज करते हैं। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर भी पसंद है, रेड फोर्ट भी पसंद है, इंडिया गेट भी पसंद है, जामा मस्जिद भी पसंद है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा नहीं सिर्फ हिंदुओं के साथ है, मुस्लिम भी, सभी लोग बड़े ओपन हो गए हैं अब किसी को इतना मतलब घुस करके धार्मिक रूप से, आप देखोगे जो स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं वो इतना परेशान होना ही नहीं चाहते, इस चीज की लोड ही नहीं लेना चाहते। कुछ ऐसे हैं मतलब कट्टरवादी कट्टरपंथी लोग जो अभी भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं चीजों को लेकर के, लेकिन वो कट्टरता बहुत अच्छी बात नहीं है। आप अपने धर्म को लेकर के रिस्पेक्टफुल हो सकते हैं, पर उतने ही रिस्पेक्टफुल आपको दूसरों के लिए भी होना चाहिए। इट्स जस्ट लाइक कि आप किसी प्रकार का फूड बहुत पसंद करते हो, आपको उसका टेस्ट बहुत पसंद है, आपको लगता है कि ये खाना खा के ही मेरा पेट भरता है,
पर जरूरी नहीं है कि दूसरे इंसान को वही टेस्ट पसंद हो सकता है उसको नमक ज्यादा चाहिए, कम चाहिए, उसको ऑयली पसंद है, नहीं पसंद है, उसको क्या पसंद है, वो उसका पेट कैसे भरेगा ये आप डिसाइड कर रहे हो। तो आप सबका पेट कैसे भरेगा वो डिसाइड नहीं कर सकते, आप अपने पेट के बारे में बात करो। आपको तो कोई आपका खाना खाने से नहीं रोक रहा ना, आप नॉनवेज खा रहे हो, आप खाओ। इंडिया में तो उसकी आजादी है, इंडिया में तो है आजादी इस चीज की, कोई नहीं रोक रहा आपको। और आपको वेजिटेरियन खाना है वेजिटेरियन खा लो, आपको नहीं खाना आप मत खाओ, आपको भूखे रहना है भूखे रहो, फास्ट करना है फास्ट करो, जिस दिन फास्ट करना हो उस दिन फास्ट करो। गवर्नमेंट तो कभी नहीं आ रही, गवर्नमेंट तो तभी आपके प्रॉब्लम्स में या इश्यूज में इंटरफेयर करती है रिलीजियस मैटर्स में, जब उसका कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे कोई क्लैश हो, है ना। द गवर्नमेंट कैन इंटरवीन only if there is a clash between the constitution and the religious matters. If it goes extra constitutional or if it is unlawful, कुछ ऐसा हो रहा है, कोई ऐसी रिलीजियस प्रैक्टिस है जो धार्मिक रूप से कोई गलत काम कर रही है, जैसे अनटचेबिलिटी, छुआछूत, महिलाओं का शोषण होना, महिलाओं का सप्रेशन होना, एक्सप्लॉइटेशन होना, ठीक है, वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए, चाहे वो धर्म के नाम पे हो रही है, लेकिन उसको नहीं किया जाएगा, उसको रोका जाएगा, उसके लिए कानून बनाया जाएगा। लेकिन सरकार कानून तो तभी बनाएगी धार्मिक मामलों में जब कोई गलत काम हो रहा हो, किसी का कोई नुकसान उससे अगर नहीं हो रहा तो सरकार को कोई लेना देना नहीं है, आप जैसे मर्जी अपना धर्म फॉलो करो या ना करो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ डेडलॉक हो गया। अब जिन्ना जी अलग बात कर रहे हैं टू नेशन थ्योरी की, नेहरू जी अलग बात कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस अलग बात कर रहे हैं, गांधी जी अलग बात कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी जो है विचारधारा चल रही है। इसमें क्या है कि सरकार को जो सपोर्ट मिलना चाहिए, चाहे वो पैसे का है, सैनिकों का है, लोगों का है, जनता का है, जो सपोर्ट उनको मिलना चाहिए वो उनको मिल नहीं रहा था। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन को सपोर्ट नहीं मिल रहा है इंडिया से, और जितना भी वो कोशिश कर लें वो डेडलॉक खत्म नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने एक ऑफर दिया, अगस्त ऑफर। ऑफर क्या है, 1940 में ये अगस्त ऑफर आया जो कि डोमिनियन स्टेटस देता है इंडिया को। ये ऑफर करते हैं कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे ऑफ वेस्टमिनिस्टर वैरायटी, यानी कि आपके सारे जो कारोबार हैं आपके हाथ में होंगे, सारे जो इंपॉर्टेंट लॉ मेकिंग अथॉरिटीज हैं वो आपके इंडियंस ही होंगे, और आप मतलब फुल तरीके से ट्रांसफर ऑफ पावर ले सकते हो। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ये हमारा रहेगा, ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली दे रहे थे, ये भी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव में, मतलब कब देंगे ये पता नहीं, लेकिन हाँ देंगे, हम आपको ना डोमिनियन स्टेटस देंगे, ऐसा वादा किया गया। वॉर के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी जो कि मेनली इंडियंस के द्वारा ही होगी, और भारत के लोग अपना संविधान बनाएंगे। एक वॉर एडवाइजरी काउंसिल भी आएगी जो कि एडवाइस करेगी कि इस वॉर में हमें क्या करना है, कैसे करना है, कितना हैंडल करना है, और कुछ माइनॉरिटीज के कंसेंट भी लिए जाएंगे ताकि फ्यूचर में कोई भी सेटलमेंट अगर हो तो ये एसेंशियल है कि माइनॉरिटीज से पूछा जाए, उनकी राय ली जाए, किसी को कोई दिक्कत ना हो। कांग्रेस ने इस ऑफर को रिजेक्ट किया। ठीक है, कांग्रेस ने इस ऑफर को रिजेक्ट किया। कांग्रेस ने बोला कि हमें तो डोमिनियन स्टेटस चाहिए ही नहीं, और कहा कि हम नए कॉन्स्टिट्यूशन को तभी एक्सेप्ट करेंगे जब ब्रिटिशर्स ऐसा कोई ऑब्लिगेशन ना लगाए कि उसके हाथ में किसी प्रकार की कोई बहुत बड़ी पावर है, जैसे डिफेंस है या माइनॉरिटी राइट्स हैं, ट्रीटीज हैं विद द नेटिव स्टेट्स, पोजीशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज जो हैं, ये सारी चीजें इंडिया के लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, इसके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। जब आप ऐसी कोई क्लैरिटी दोगे तब हम वो संविधान बनाएंगे या मानेंगे। तो पहली बार आप ये देख सकते हो कि एक चीज यहाँ से क्लियर हुई बाय दिस अगस्त ऑफर कि इंडियंस का जो एक अधिकार है, ठीक है, इनहेरेंट राइट ऑफ इंडियंस टू फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, इट वाज रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, ये पहली बार हुआ। देखो, कहने को तो आपको ये लग रहा होगा कि ये कौन सी बात हो गई, ये तो हमारा अधिकार है, हमारा देश है, हमारा अधिकार है, हमारी मर्जी, माई लाइफ माई रूल्स है ना। तो कहने को तो ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, माई लाइफ माई रूल्स, बट ये चीज सभी लोग नहीं समझते। और देखो, हमारा जो वर्ल्ड सिनेरियो है, वर्ल्ड पर्सपेक्टिव है, उसमें माई लाइफ माई रूल्स वाली जो बात है, ये अभी भी लोग नहीं समझते। पहले से भी अगर आप ह्यूमन वैल्यूज की बात करें तो आपको क्या करना है, आप क्या करेंगे और आप कैसे चलेंगे जीवन में, क्या सोचेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये आप डिसाइड नहीं करते।
ये बहुत समय तक, मैक्सिमम टाइम्स, फॉर अ वेरी बिग रीजन, काफी टाइम तक आपके सोसाइटी के लोग, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स डिसाइड करते हैं। इवन आप क्या खाओगे, आप पता है वो भी डिसाइड नहीं कर सकते। आप देखेंगे कई लोग जो होते हैं, जो साउथ में, उनका अपना एक टेस्ट डेवलप हो जाता है कि उनको राइस खाना पसंद है। वो रोटी खाएंगे तो उनका पेट नहीं भरेगा। नॉर्थ इंडिया में जो लोग हैं, अगर वो रोटी ना खाएं तो उनका पेट नहीं भरेगा। क्यों? क्योंकि उनका वो एक स्टेपल डाइट है, वो उनको चाहिए। है ना, कोई इंसान है जिसका रोटी खाने से पेट भरता है, तो वो रोटी जब तक नहीं खा लेगा, चाहे एक ही रोटी खाए दिन में, तब तक उसको सेटिस्फैक्शन नहीं होगी। जो इंसान राइस खाता है, चावल पसंद है जिसे, अब जब तक वो चावल ना खाए तो उसको लगेगा मेरा पेट ही नहीं भरा है ना। कुछ लोग दोनों खाते हैं। तो सबका अपना खाने पीने का तरीका होता है, और वो ना टेस्ट आपका डेवलप होता है टाइम के साथ। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज आई रिमेम्बर इनिशियली इंडिया में, आपके, अगर आपको अपना चाइल्डहुड याद हो, तो चाइल्डहुड में हम लोगों ने बहुत ज्यादा ट्रेंड पिज्जा का नहीं देखा था। तो जब पिज्जा आया तो बहुत दिनों तक मेरे पेरेंट्स को पिज्जा का टेस्ट डेवलप नहीं हो रहा था। हमें तो बहुत पसंद था, बच्चों को तो पसंद होता ही है, चीज है ना, और वेजीज हैं, तो बच्चों को तो थोड़ा इस तरीके की चीजें पसंद होती है। लेकिन हाँ, पेरेंट्स को, मुझे याद है बचपन में मैं देखती थी, मेरे पेरेंट्स को पिज्जा बिल्कुल पसंद नहीं। पिज्जा खाने के बाद दे नेवर यूज टू फील फुलफिल्ड, और कि भाई हाँ उनको खाना हो गया, पेट भर गया। बट हाँ, धीरे धीरे जब एक बार, दो बार, तीन बार खाया तो उसका टेस्ट डेवलप हुआ। क्या होता है जब आप कोई चीज पहली बार खाते हो और उसका टेस्ट आपको पसंद नहीं आ रहा है, या बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो आप उसको बहुत लाइक नहीं करोगे। दूसरी तीसरी बार खाने के बाद आपकी बॉडी को समझ में आता है कि इसके क्या सेंसेस हैं, और फिर आपका चौथी पांचवी बार खाने का थोड़ा बहुत मन कर सकता है। एंड फिर जब आप थोड़ा बहुत खाने लगते हो, फिर आप ज्यादा खाने लगते हो, और फिर आपको वो पसंद आने लगता है, एंड देन यू लाइक एंड गेट टू डेवलप दैट टेस्ट। तो इसीलिए हेल्दी फूड के बारे में भी ये कहा जाता है कि अगर आप हेल्दी खाना चाहते हो और आप जंक से दूर जाना चाह रहे हो, आप हेल्दी फूड एंड हेल्दी चीजें प्रेफर कर रहे हो लाइफ में, तो उसमें टाइम लगेगा। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू डेवलप दैट टेस्ट। क्योंकि अगर आपने भाई बहुत जंक खाया है और हमेशा से आपका वैसे ही टेस्ट है, तो आपको वही अट्रैक्ट करेगा। आपका हमेशा मन करेगा कि आप जंक फूड खाओ। बिना उसके आपका पेट ही नहीं भरेगा। आपको लगेगा जैसे आज तो मजा ही नहीं आया, कुछ खाया ही नहीं। तो यहाँ क्या हो रहा है कि पहली बार ये एक अधिकार, इनहेरेंट राइट जो है, ये एक्सेप्ट हुआ, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस है, ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड कर रही है, जिसे मान लिया गया है कि ठीक है, हम आपकी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, आप अपना संविधान बनाओ, आप कैसे संविधान बनाना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो, कैसे चलना चाहते हो, ये आप डिसाइड करो। नेशनल डिफेंस काउंसिल को सेटअप किया गया, जो कि प्योरली एक एडवाइजरी बॉडी थी। एडवाइजरी इन फंक्शन, एडवाइस देना ही इसका काम था। ये चीज आ गई, नेशनल डिफेंस काउंसिल का सेटअप हो गया, और डिफेंस को लेकर के किस तरीके से क्या क्या अप्रोच रहेगा, ये सारी बातें हो गई। अब इन सारी चीजों के बीच में क्या हुआ कि गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह को लॉन्च किया था। तो विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने, जो कि 17 अक्टूबर 1940 में थे। इन्होंने अपनी एक एंटी वॉर स्पीच दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था चलो दिल्ली, है ना, या दिल्ली चलो। तो दिल्ली का मतलब क्या है कि दिल्ली सेंटर है। तो यहाँ पे इन्होंने दिल्ली चलो मूवमेंट किया था, और ये इन्होंने पाउनर विलेज जो वार्धा के पास है वहां से शुरू किया। फिर जवाहरलाल नेहरू हमारे सेकंड सत्याग्रही थे। ये 1941 में, बाय मई 1941 आए। मोर देन 25,000 सत्याग्रहीज जो थे, दे हैड बीन अरेस्टेड फॉर ऑफरिंग इंडिविजुअल सत्याग्रह। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, अपने इंडिविजुअल लेवल पे कह रहे हैं कि हम सत्याग्रह कर रहे हैं, और ये अपने रीजनल लीडर बन जाते थे, अपनी सरकार सी सेटअप कर लेते थे। और ब्रह्मदत्त जो है, ये एक आश्रम के ही रहने वाले थे। इन्होंने थर्ड ये इंसान थे जिन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह किया। तो ये सारे सत्याग्रह जो हैं, ये चले, लेकिन हाँ, इसका थोड़ा ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स था। बहुत ज्यादा बड़े मास लेवल पे ये नहीं आया था। इसके बाद आया क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन क्यों आया कि ना एक डेडलॉक खत्म हो, और जैसे क्या हुआ कि बाद में ब्रिटिशर्स को भी समझ में आ गया कि अगर इंडिया के लिए कोई कानून बनाना है या इंडिया का सपोर्ट चाहिए, तो अब वो डिवाइड एंड रूल नहीं कर सकते। क्योंकि उनको भी डिसीजन लेने में अब दिक्कत आ रही थी, क्योंकि उन्हें ये समझ में आया कि इसमें ना बहुत सारी लेयर्स हैं। अगर आप एक को अधिकार दोगे तो आपको सब प्रकार के लोगों को अधिकार देने पड़ेंगे, और इतने प्रकार के जब अधिकार बनेंगे, तो इतने सारे प्रकारों को, इतने सारे टाइप्स ऑफ राइट्स को
मिला जुला करके आप एक सिंगल लॉ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, है ना? क्योंकि फिर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज बनाने पड़ेंगे, उन सारे लॉज का इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट होगा, उनके रिजल्ट डिफरेंट होंगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इट विल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। तो उस चीज को जब समझ गए तो ये क्लियर हो गया कि जो क्रिप्स मिशन है ये आया मार्च 1942 में। क्रिप्स मिशन जो है ये हेडेड था बाय स्टेफर्ड क्रिप्स, और ये जो है इंडिया आए जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल लाना चाहते थे इंडियन सपोर्ट फॉर द वॉर, और इन्होंने कहा कि भाई हमें भारत का सारे लोगों का एकजुट सपोर्ट चाहिए। तो एक इंडियन यूनियन विद डोमिनियन स्टेटस बनाने की बात इन्होंने की, और विद राइट टू विथड्रॉ फ्रॉम दी कॉमनवेल्थ, इन्होंने कहा कि आप एक इंडियन यूनियन बनाओ, डोमिनियन स्टेटस आपके पास होगा और आपकी मर्जी है, आप चाहो तो कॉमनवेल्थ से निकल भी सकते हो। वॉर के बाद हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे जिसके अंदर प्रोविंशियल असेंबलीज भी आएंगी जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, और फ्रीडम होगा सबके पास, सभी प्रोविंसेस के पास, कि अगर वो चाहें तो वो इस यूनियन को ज्वाइन करें या ना भी करें। ठीक है, तो मतलब प्रोविंसेस दिया गया कि आप प्रोविंसेस को मतलब ये फ्रीडम दिया गया, ये आजादी दी गई कि किसी राज्य को अगर भारत के सरकार का यूनियन का हिस्सा बनना है तो ठीक है, अदरवाइज वो अपना एक सेपरेट अग्रीमेंट ब्रिटेन के साथ कर सकते हैं कि वो अपना अलग रहेंगे। राइट ऑफ नॉन असेशन ऑफ प्रोविंसेस जो है दिया गया है, मतलब कि हर एक प्रोविंस के पास ये अधिकार है कि वो चाहे तो यूनियन से हट करके, कांग्रेस से अलग होकर के या किसी भी भारतीय सरकार या पार्टी से अलग होकर के अपनी तरफ से अपने राज्य के रूप में रीजनल लेवल पर ब्रिटेन से कोई भी नेगोशिएशन कर सकती है या किसी भी तरह का पॉलिटिकल रिलेशन रख सकती है। और राइट ऑफ सेसेशन ऑफ प्रोविंसेस होना चाहिए, यानी कि सबके पास ये अधिकार होगा, सभी प्रोविंसेस के पास, कि वो चाहें तो निकल सकते हैं इस ग्रुप से जब भी उनका मन करे। प्रोटेक्शन ऑफ रेशियल एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, यानी कि जो हमारे अलग अलग रेस के माइनॉरिटीज के कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें कभी भी ऐसा ना लगे कि वो अकेले हैं, वो सब उनका प्रोटेक्शन होगा। ट्रीटी साइन की जाएगी मेजेस्टी के गवर्नमेंट के साथ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग बॉडी के बीच में, सभी मैटर्स को जो है लाया जाएगा, ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर की जो है फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडियन हैंड्स दी जाएगी, एंड स्लोली एंड स्टीडली हम भारत के हाथों में भारत की सरकार को सौंपेंगे। तो ये एक बात हो गई, इसे कांग्रेस ने रिजेक्ट किया। पहले तो क्यों? क्रिप्स मिशन में सबसे बड़ी गलती थी कि दोबारा ये लोग डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे हैं जो हम पहले ही मना कर चुके हैं। कांग्रेस ने बोला कि आप बार बार एक ही बात क्यों कर रहे हो? पहले आपने अगस्त ऑफर दिया, उसमें भी आप डोमिनियन स्टेटस लाए, फिर आपने क्रिप्स मिशन लाया, इस मिशन में भी फिर आप डोमिनियन स्टेटस ही डिस्कस कर रहे हो। आप डोमिनियन स्टेटस डिस्कस मत करो भाई, और आप मत डिसाइड करो कि किसके बीच में क्या अग्रीमेंट होगा, कौन माइनॉरिटीज के राइट्स देगा, कैसे राइट मिलेंगे, क्या होगा, वो हम कर लेंगे डिसाइड। आप तो बस ये बताओ कि हमारा देश छोड़ के कब जाओगे, आप तो बस इतना बताओ हमें, तब हम आपको वॉर में सपोर्ट करेंगे, खुशी खुशी आपकी विदाई होगी, और खुशी खुशी फिर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया के रिसोर्सेज को और हेल्प को यूज करके जीतो, और आप अपना काम करो, उसके बाद हमें भी छोड़ो भैया, हम नहीं चाहते ये सब चीजें। क्योंकि अब इंडिया के लोग ना बहुत ज्यादा समझदार हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेटेड भी हैं और समझदार भी हैं, वो अपने अधिकार समझ गए हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जब तक आपको अपने अधिकारों का पता नहीं होता तब तक आप बहुत ज्यादा लड़ते नहीं हो किसी चीज के खिलाफ। आपको लगता है जो शायद जो हो रहा है वही ठीक है, शायद जो चल रहा है ऐसा ही होता है, शायद यही सही है। ठीक है, जैसे कि बचपन से सिखाया जाता है कि पेरेंट्स की बात मानना बहुत सही है ना? पेरेंट्स जो है जो बोलते हैं अच्छा बोलते हैं, सही बोलते हैं। पेरेंट्स की बड़ों बड़े की बात नहीं काटते, है ना? बड़ों के बीच में नहीं बोलते, राइट? ये एक ज्ञान बचपन से सिखाया जाता है। पर जैसे-जैसे आप बड़े होंगे आपको ये समझ में आएगा कि कई बार जो बड़े लोग होते हैं, वो सही बात नहीं कर रहे होते हैं, और उनकी जो आइडियाज़ हैं या उनका जो भी स्टाइल है थिंकिंग का, वो गलत है। और हमेशा अगर आप चुप रहोगे तो फिर तो आपके साथ अन्याय होगा। कई बार आपको कहीं जहाँ जहाँ अन्याय हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ती है। हमेशा बड़े लोग सही नहीं होते। हर बार जो कोई बड़ा है अगर वो कुछ कर रहा है तो वो सही नहीं होगा। हो सकता है कि वो बड़ा इंसान सिर्फ़ अपनी उम्र से बड़ा है पर उसका दिमाग उतना बड़ा नहीं है, उसका दिल उतना बड़ा नहीं है। तो ये चीज़ें हम कब समझते हैं? जब हम मैच्योर होते हैं, ठीक है? यहाँ भी वही बातें हो रही हैं कि आप क्यों डिसाइड कर रहे हो इंडिया के लिए?
अब इंडिया के लोग इतने समझदार हो चुके हैं कि वो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना लेंगे और सब कुछ कर लेंगे। तो मीनवाइल जो डिफेंस ऑफ इंडिया है वो ब्रिटिश हैंड्स में रहेगा। ये भी कहा गया था क्रिप्स मिशन में कि जब तक हम ट्रांसफर वगैरह नहीं कर रहे हैं तब तक हम डिफेंस अपने हाथ में रखेंगे। तो कांग्रेस ने बोला कि हमें नहीं चाहिए, ना तो हमें आपका डोमिनियन स्टेटस पसंद आया, ना तो प्रोविंसेस के राइट की बात कि वो सिसीड कर सकते हैं जब चाहे, वो भारत के यूनियन से निकल सकते हैं या वो इस सरकार से अलग होकर के आपसे कोई अग्रीमेंट कर सकते हैं। और आप कोई इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर तो कर नहीं रहे। आप बता रहे हो कि लॉन्ग टर्म गोल है। दूसरा, आप तो अपने गवर्नर जनरल की सुप्रीमेसी को बनाए रखने की बात कर रहे हो। हमें कोई सुप्रीमेसी नहीं चाहिए किसी गवर्नर जनरल की। भाई हम इंडिया के लोग हैं, अब हम इंडियन सुप्रीमेसी ही रखेंगे। हमें सोवरेनिटी चाहिए। सोवरेनिटी मतलब संप्रभुता चाहिए, कंप्लीट संप्रभुता चाहिए पूरी तरीके से। उसमें कोई ब्रिटिशर्स का इन्वॉल्वमेंट हमें नहीं चाहिए। ये बात क्लियर हो गई कि हमें ब्रिटिशर्स से कोई लेना देना नहीं है। आप भी अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करके अब यहाँ से निकलो। तो ये चीजें जब हुई तो मुस्लिम लीग ने भी ऑब्जेक्शन दिया। मुस्लिम लीग ने कहा कि भाई पाकिस्तान की तो बात ही नहीं की आपने क्रिप्स मिशन में। आप तो पाकिस्तान के बारे में कोई ऑफर ही नहीं दे रहे। और जो मतलब क्रिएशन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, उसकी क्या मशीनरी है, कैसे है, नहीं है, वो सब समझ में नहीं आया। तो मुस्लिम लीग ने भी इसको रिजेक्ट किया है। तो क्रिप्स प्रपोजल कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने दोनों ने ही रिजेक्ट कर दिया और यहाँ से मुस्लिम लीग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। क्या होगा कि अब मुस्लिम लीग जो है उसका हाँ या ना मैटर करने लगेगा। बिकॉज कहीं ना कहीं ये क्लियर हो गया कि जैसे कांग्रेस ये बोल चुकी थी कि अब हम सिर्फ पूर्ण स्वराज की बात ही करेंगे, वैसे ही मुस्लिम लीग भी ये बोल चुकी थी कि हम सिर्फ पाकिस्तान की ही बात करेंगे। मुस्लिम लीग को इंडिपेंडेंस से ज्यादा पाकिस्तान जो है चाहिए। इंडिपेंडेंस तो मिलेगी, क्या मिलेगी, कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, वो बात की बात है। पहले तुम पाकिस्तान बताओ कब बना रहे हो, पाकिस्तान का क्या होगा। पहले पाकिस्तान के बारे में इनको हर चीज डिसीजन चाहिए था। तो यहाँ पे इमीडिएट जो कंटेक्स्ट है वो क्या है, क्विट इंडिया मूवमेंट का कंटेक्स्ट आया कि भाई हमें एक मूवमेंट लॉन्च करना पड़ेगा कि इस तरह से तो ये लोग डोमिनियन स्टेटस का लॉलीपॉप देते रहेंगे। तो हमें क्या करना है, ये क्रिप्स मिशन फेल हो चुका है और तो और वॉर टाइम शॉर्टेज हो रही थी एलाइड के रिवर्सेस में, और ब्रिटिशर्स को भी इंडिया का कंप्लीट सपोर्ट चाहिए था। तो ब्रिटिशर्स के कोलैप्स को भी हम देख रहे थे और इंडियंस भी बहुत डिमोरलाइज हो चुके थे। इंडिया के लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा था कि क्यों नहीं एक डिसीजन मेकिंग हो पा रही है। क्या होता है ना कि जैसे आप कोई चीज डिसाइड कर लेते हो कि अब ऐसा ही करना है और ऐसा ही होगा, तो आप उस समय क्लियर होते हो। यू नो आपका जो माइंड होता है वो क्लियर होता है, आपको समझ में आ रही होती है चीजें। यू कैन अंडरस्टैंड अ लॉट अबाउट थिंग्स एंड यू कैन डू अ लॉट ऑफ पॉइंट्स। तो यहाँ पे क्लियर हुआ और हमने लॉन्च किया क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट और फिर डिमांड आई पाकिस्तान की। आईएनए ने अपनी तरफ से काम किया, सुभाष चंद्र बोस ने अपनी तरफ से काम किया और इसमें गांधी जी ने भी स्लोगन दिया डू और डाई। क्योंकि गांधी जी को भी ये चीज समझ में आ गई, बहुत समय तक उन्होंने कोशिश तो की ही थी। तो उनको लगा कि शायद वो जिस तरह से अ, एक सपोर्ट की बात कर रहे हैं कि वो ब्रिटिशर्स को हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ये शायद ब्रिटिशर्स नहीं समझ रहे। ब्रिटिशर्स अपनी मनमानी करने पे इतने उतारू हो चुके थे कि वो ना गांधीयन पर्सपेक्टिव को एक्नॉलेज कर रहे हैं और ना कहीं से भी इंडिया को फ्रीडम की प्रॉमिस दे रहे हैं। तो अब सबने यही बोला कि बहुत हुआ, आगे क्या होगा देखा जाएगा। ठीक है, रिश्ते खराब होंगे, नहीं होंगे, अच्छा होगा, बुरा होगा, ये सब बात की बातें हैं। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें क्विट इंडिया मूवमेंट करना है और अब हम यही कहेंगे अंग्रेजों को कि भारत छोड़ो। तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, यानी कि बिल्कुल सीधा सीधा बोल रहे हैं कि अब यहाँ वहां की बातें नहीं है, सीधी सीधी बात है कि आपको भारत छोड़ना है, आप भारत छोड़ो और जाओ। सिंपल एंड ईजी, भारत छोड़ो आंदोलन। तो अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्या है कि क्रिप्स का जो है डिपार्चर हुआ, क्रिप्स मिशन खत्म हुआ, क्रिप्स जो है चले गए और गांधी जी ने एक रेजोल्यूशन फ्रेम किया। गांधी जी ने एक रेजोल्यूशन फ्रेम किया कि हम ब्रिटिशर्स को भारत से निकालना चाहते हैं, वो यहाँ से विद्रॉ करें और हम बिल्कुल नॉन वायलेंट तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करेंगे। ठीक है, हम अहिंसा के साथ करेंगे जो भी करेंगे और
हम जापानीज इन्वेशन के भी अगेंस्ट हैं, समझ रहे हो? हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जापानीज इन्वेशन के अगेंस्ट भी कर रहे हैं। मतलब हम ब्रिटेन को दिखा रहे हैं कि हम ऐसा नहीं है कि चाहते हैं कि ब्रिटेन चला जाए और जापान आ जाए, नहीं, ब्रिटेन चला जाए और ब्रिटेन आगे जो होगा देखा जाएगा। जापान को भी हम नहीं आने देंगे, जापान का भी प्लान था उस समय इन्वेशन का, तो वो भी हम पूरा नहीं होने देंगे, क्योंकि उस समय जापान वाज बीइंग अ वेरी सुपर पावर, ठीक है। और एशिया में जापान बहुत बड़ा हो चुका था, और एशिया में जापान को ये पता था कि जापान का सबसे बड़ा अगर कोई कॉम्पिटिटर है तो वो है यूएसए, क्योंकि यूएसए साइलेंटली स्ट्रांग बन रहा था। उसने ना तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था, ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो बहुत टाइम तक यूएसए ने आइसोलेशन की पॉलिसी को अपना के अपने आप को मजबूत बना लिया था, जो बात जापान जानता था। और इसीलिए जापान ने यूएसए की मजबूती को तोड़ने के लिए उसे डिस्टर्ब करने का प्लान बनाया, हिटलर को उकसाया और पर्ल हार्बर पे अटैक करवाया। पर्ल हार्बर जो कि जापान का नेवी बेस था, उस पे अटैक होने की वजह से, सॉरी, अमेरिका का नेवल बेस था, अमेरिका के पर्ल हार्बर पर जब अटैक हुआ तो अमेरिका को कूदना पड़ा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। हालांकि अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल नहीं था, लेकिन अंत में उसको शामिल होना पड़ा जब उसी के एरिया पे अटैक हुआ। पर्ल हार्बर में अटैक के बाद अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए और न्यूक्लियर वेपन्स जो है यूज किए, जिसकी वजह से जापान में बहुत डैमेज हुआ। तो ये एक सोचने की बात है कि ब्रिटेन और जर्मनी की लड़ाई कैसे जापान और अमेरिका की लड़ाई बन गई, है ना? क्योंकि वो इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, जापान अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था स्पेशली। और आईएनए के बनाने में, आईएनए का जिस तरीके से मूवमेंट हुआ, उसमें भी जापान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि जापान भी इसीलिए सोच रहा था, सपोर्ट कर रहा था कि कल को अगर इनकेस इंडिया हमें आश्रय दे और हमें थोड़ा सा एंट्री मिल जाए इंडिया में तो आसान रहेगा ब्रिटेन को निकालने के लिए, इसीलिए जापान तैयार था। बट हमने ये चीज क्लियर की कि देखो, हम अगर किसी से सपोर्ट ले रहे हैं, चाहे जापान अपने को अगर सपोर्ट कर भी रहा है, तो वो इसलिए नहीं है कि ब्रिटेन को निकाले और फिर जापान आ जाए। नो, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। This is not for Japan or the dominance of Japan. This is for what? This is only and only for the understanding. ठीक है? ये किस लिए है? अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ये बात हमें समझनी है, ये बहुत जरूरी है, राइट? तो ये पर्सपेक्टिव हमें क्लियर करना है यहाँ पे। और तो और कुछ रीजंस जो है यहाँ पे दिए जा रहे हैं, रीजंस फॉर स्ट्रगल। ठीक है, आप यहाँ पे समझिए कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का एक मीटिंग हुई, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई वार्धा में जुलाई 1942 में, और इन्होंने एक्सेप्ट किया आइडिया ऑफ स्ट्रगल। इन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग जो है ये दिखा रहे हैं कि हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगेंस्ट जापानीज इन्वेशन है, हम मास मूवमेंट भी करेंगे, हम अहिंसा के साथ करेंगे। तो इन्होंने कहा कि भाई क्रिप्स मिशन तो फेल हो चुका है, चीजें बहुत महंगी हो रही हैं, और जो कमांडरिंग हो रही थी बोट्स की उड़ीसा में, बंगाल में, इससे बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था। ब्रिटिशर्स जो हैं साउथ ईस्ट एशिया में रिवर्स होने लग गए थे और दोबारा अपने इंपीरियलिज्म को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। ब्रिटिश एम्पायर गिरता हुआ नजर आ रहा था, हारता हुआ नजर आ रहा था। लीडरशिप मानती थी कि भाई किस तरह से मासेस को हम जो है रोकेंगे फॉर अ पॉसिबल जापानीज इन्वेशन, क्योंकि मासेस जो हैं उनको तैयार करना पड़ेगा कि कहीं हो सकता है कि हमें ब्रिटेन के बाद जापान से भी लड़ना पड़े। तो ये जो तैयारियां हैं हो रही थी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी वार्धा में 14 जुलाई 1942 में अडॉप्ट करती है क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को। नेहरू ने ये प्रपोज किया और पटेल ने भी इसे आगे बढ़ाया। इसमें क्या कहा गया कि भाई हम भारत छोड़ो आंदोलन कर रहे हैं। पूरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने बॉम्बे के अंदर मीटिंग के अंदर इसे रेटिफाई किया, along with the meeting of the All India State People Conference AISPC। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है इसने क्लियर कर दिया कि अब कोई भी डिस्टिंक्शंस नहीं दिए जाएंगे बिटवीन द पीपल ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड द स्टेट्स। हर एक इंडियन जो है वो पार्टिसिपेट करेगा इस मास स्ट्रगल में। ठीक है, ये कोई बात नहीं होनी चाहिए कि भाई ये तो प्रिंसली स्टेट है, ये ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस है, ये सिख एरिया है, ये मुस्लिम एरिया। नो, एवरीबडी विल पार्टिसिपेट। सभी लोग भारत छोड़ो आंदोलन में पार्टिसिपेट करेंगे और भारत छोड़ो आंदोलन करेंगे। इस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ
और अंत में भारत छोड़ना पड़ा ब्रिटेन को। ठीक है, सचमुच में उन्हें भारत छोड़ करके जाना पड़ा। उन्हें हमने मजबूर किया। ठीक है, हमने उन्हें मजबूर किया कि आपको भारत छोड़ना होगा। सो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है, इसका रेजोल्यूशन 8 अगस्त 1942 में आया और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने इसे रेटिफाई किया। ठीक है, कि क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को गोवालिया टैंक जो है, गोवालिया टैंक मैदान बॉम्बे, ये जगह इसलिए चूज की गई थी कि खुला मैदान था, ओपन एरिया था और कहीं और दूसरी जगह असेंबली कर नहीं सकते थे। और पहले क्या है ना, पैसे वगैरह की भी काफी कमी होती थी, फंड्स नहीं होते थे इतने, तो सबने सोचा कि ये सही जगह, टैंक पे जो है ऊंचाई भी है, एक प्लेटफॉर्म है, वहां से गांधी जी सबको अनाउंस कर देंगे और एक साथ जो है क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ कि डिमांड की गई इमीडिएट एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, कि भाई अब तो ब्रिटिश रूल खत्म करना है और फ्री इंडिया की कमिटमेंट को लेके चलना है। हमें फासिज्म और इंपीरियलिज्म के खिलाफ आवाज उठानी है। ना तो हमें जो है हिटलर का फासिज्म चाहिए, ठीक है, नाजिज्म चाहिए, ना ही हमें इंपीरियलिज्म चाहिए। हमें कोई फासिज्म, नाजिज्म, इंपीरियलिज्म नहीं चाहिए। हमें तो सिर्फ आजादी चाहिए। और हम अपनी एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बना रहे हैं, भारत की सरकार, जो कि ब्रिटिश विड्रॉल के बाद होगी और काम करेगी। एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ब्रिटिश रूल के खिलाफ शुरू हो रहा है और कांग्रेस ने इस तरीके से पूरा एक प्लान बना लिया। हालांकि कांग्रेस ने किसी को कोई कॉन्क्रीट लाइन ऑफ एक्शन इस बार नहीं बताया, क्योंकि इस बार क्या ना, वो चाहते थे कि लोग खुद अपना दिमाग लगाएं। ठीक है, मेरे लिए बस उनको कहा कि आप नॉन वायलेंट रहो, अहिंसा के साथ करो जो भी करना है, अपने देश की आजादी के लिए करो जो भी करना है, और जो कर सकते हो वो करो। क्या करोगे, कैसे करोगे, वो तुम सोचो। तुम्हें रिजाइन करना है, तुम रिजाइन कर लो। तुम्हें प्रोटेस्ट करना है, तुम प्रोटेस्ट कर लो। ठीक है, तुम्हें सत्याग्रह करना है, सत्याग्रह करो। तुम्हें जो करना है करो, बट हाँ, सोच समझ के करना जो भी करोगे। इस तरह से एक आइडिया दे दिया गया और फिर क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ। तो क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च जब होगा तो आप देखेंगे कि ये लीडरलेस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सबको अरेस्ट कर लिया गया था, पहले ही अरेस्ट कर लिया गया था। बट उसके बावजूद ये सक्सेसफुल रहा और भारत को आजादी मिली। तो भारत को आजादी कैसे मिली, ये हम जानेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।